एपिसोड 491 कैंडी प्रिंसेस लाज चेन के कमरे में ही रही उस हमले का इंतजार उसके बारे में होता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कभी आने वाली भी नहीं थी। वह जिस व्यक्ति के लिए चिंतित थी और जिसका वह इंतजार कर रही थी, वास्तव में वह बहुत दूर थी और वह भी दूर जा रही थी। अब मुझे टिशियन राजकुमार को और उसके रहने के स्थान को पुनर्निर्माण को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा। अपने दिव्य इंद्रियों का विस्तार किया। एक बड़े कमरे में ट्रिसिन प्रिंस और टीम का दूसरा आदमी अलग अलग झाट पर बैठा था। उनके अभिभावक वास्तुशिल्पी लग रहे थे। ट्रिसिन प्रिंस थोड़ी देर बाद उठकर खड़े हो गए और जाने लगे। पे जैनब, तुम कहाँ जा रहे हो? 3 लोगों की टीम के नेताओं ने पूछा। कादी प्रिंस इदन यू पहले ही जा चुके थे और अब ट्रिसिन राजकुमार भी जा रहे थे। हाँ, मैं भी बोर हो रहा हूँ, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। मुझे मत रोको क्योंकि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं परीक्षण के समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। मैं भी अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ। ट्रिसिन प्रिंस पे जैन ने सहजता से उत्तर दिया, मैं बस उत्सुक था, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो, बाहर मौज करो। टीम के दूसरे शख्स ने अपनी झुकी कुल्हा हुए सहजता से कहा। पेजन रूम ने सबसे शानदार हंफ किया। वह खुद को क्या कहता है? अगर वह टीम में सबसे मशहूर फिल्म निर्माता है तो क्या हुआ? यह एकमात्र समय की बात है जब मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। तब तक अपना अनायास दिखाओ। पे जैन ने कमरे से बाहर जाकर सोचा। वह 10 मिनट से ज्यादा समय तक में बेतरतीब ढंग से सेव हो रही है, बिना ये जाने कि वह कहाँ जा रही है। कुछ देर बाद ही जब उसने लड़ाई की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर नशे की झलक दिखाई दी। वह युद्ध की आवाजों की ओर चला जो उसे एक दरवाजे तक ले गया जिस पर 2 पहरेदार थे। अल्पविराम, अंदर कौन है? पे जन ने से पूछा। ने जवाब दिया, लाइटनिंग वर्ल्ड से आए गेस्ट इन ट्रेनिंग ले रहे हैं। वह दिलचस्प है, एक तरफ हट जाओ, मैं देख रहा हूँ कि वे कितने प्रतिभाशाली हैं। मैंने सुना है कि वे युद्ध में बहुत अच्छे हैं, खासकर उनकी राजकुमारियां। मैं इस दावे का परीक्षण करना चाहता हूँ। पे जैन ने कहा। उन्हें एक तरफ से उद्योग का अधिकार दिया गया, हमें खेद है लेकिन हमें महामहिम के आदेश दिए गए हैं। सभी प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग प्रशिक्षण क्षेत्र प्रदान किए गए हैं और किसी भी टीम के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करके उनसे चिंता नहीं की जा सकती है। गार्डो ने पे जैन को सम्मान से सूचित किया वे सूचीबद्ध नहीं है। वे एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके उत्साह की मदद की भी पेशकश करते हैं। यदि आप अपनी टीम के साथ खुद को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो हम आपको उस तक ले जा सकते हैं जो दुनिया के लिए निर्धारित है। मेरे पास किसी अन्य स्थान पर ब्रेक लगाने के लिए समय नहीं है। मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप वास्तव में किसी अतिथि पर हमला करने जा रहे हैं? पे जैन ने कहा। युवा मास्टर, कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न छोड़े। गार्डो ने पे जैन से पूछा। मैं 2 चीजें देखना चाहता हूं कि वे ट्रेनिंग कैसे ले, उसके बाद तुम क्या करोगे। अब मैं परेशानी नहीं चाहता, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वे ट्रेनिंग कैसे ले। मैं अटैक नहीं करता हूं या कुछ भी बुरा नहीं हूं। अगर फिर भी मुझे रोकने की कोशिश की जाए या मेरा हाथ दबाया जाए तो हथियार पकड़ लिया जाएगा। पजेब ने उत्तर दिया और प्रवेश द्वार की ओर से झटका लगा। नीले बालों वाली राजकुमारी, लाल बालों वाली राजकुमारी और बिजली की दुनिया से आए काले बालों वाले आदमी के कमरे के 3 पसंदीदा थे। वे सभी जोर जोर से सांस ले रहे थे मानो वे अभी अभी एक दूसरे से टकराए हो। हालांकि यह सच नहीं था। सच तो यह था कि 2 लड़के बनाम लड़की के मुकाबले थे। लड़की टीम में सबसे मजबूत थी। यह एक नकली लड़ाई थी, इसलिए प्रशिक्षण के तौर पर 2 प्रतिद्वंद्वियों पर एक मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ थे, क्योंकि एक के खिलाफ एक लड़की के मुकाबले के लिए काफी कुछ नहीं था। क्या तुम फॉर्म में नहीं हो? बच्चों के खतरनाक हमले जैसे क्यों लग रहे हो? लिन, अपने आकलन में कम ताकत लगाओ। अच्छा ही यह प्रशिक्षण हो, सुरक्षा अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। काले बालों वाली लड़की बिंग लुई ने काले बालों वाले आदमी को डांटा। लुई लिबरल रिजर्वेशन स्ट्रांग है, बेशक पार्ट और रेजर फ्रांच डिवीजन। लाल बाल वाले आदमी ने उस लड़के के डिफरेंस में आकर अधूरा से देखा हुआ कहा जिससे वह प्यार करता था। मुझे 2 मत चलो। एक बार फिर, और इस बार 200% प्रयास के साथ लड़की ने कहा। हाँ, इस बार सभी अजीब बातों के साथ। लाल बाल वाले आदमी ने बिंग लुई की ओर उड़ते हुए कहा। काले बाल वाले आदमी ने भी आदर्शी किया और अपनी दादी भींचली। दोनों व्यक्ति लड़की के पास पहुंचे और हमला करने वाले ही थे। विस्फोट। इससे पहले कि उन्होंने कर सट पर हमला किया, उन्हें पीछे से एक तेज आवाज दी। वे रुके और पीछे मुड़े तो देखा कि दरवाजा टूट गया था। इंडस्ट्री के अंदर 2 पड़े थे। इससे साफ है कि वही थे जो दरवाजे के अंदर घुसे हुए थे। वे पहले ही एसेट थे और हिल भी नहीं रहे थे। बिंग लुई और अन्य लोग दरवाजे की ओर देख रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि किसी ने पर हमला किया है। हमारे प्रशिक्षण को बाधित करने का रहस्य कौन करता है? बंग लुई ने बुनियादी बातों से कहा। हाँ, मुझे ताकत के बारे में तो पता नहीं, लेकिन आपने मुझे इस सलाह पर मजबूर किया है कि दावा नहीं किया गया है। आप अपनी टीम के लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके पास अपनी बात को साबित करने की ताकत है तो आप रैंकिंग में टॉप फी में शामिल हो सकते हैं। आपकी घटिया दुनिया के लिए यह बुरा नहीं होगा कि 30 में से टॉप फी में कोई प्रतियोगी हो। उनकी मूर्ति में एक हंसी की पोटली थी जो बाहर से आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वह कौन थी क्योंकि मैदान के अंदर कोई नहीं था। तुम रहो तो मर्दों की तरह लग रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर कदम की भी झलक नहीं है या तुम बाहर छिपने वाले हो? बिंग लुई ने दिया जवाब। ओह, चिंता मत करो, मुझे भी आंखें मूंदने का मौका मिलता है। पेजन ने कहा जब वह डोर का बचा हुआ हिस्सा था जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर था। आप कौन है? बिंग लुई ने दक्ष को न पहचानते हुए पूछा। क्या ये परंपरा नहीं है कि कमजोर लोग पहले अपना परिचय देते हैं? इस तर्क के अनुसार आपको पहले जाना चाहिए। पे
जेन ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान बनाए रखना कहा, तुम प्रतिभाशाली शिक्षक की तलाश में हो है ना? विंग लुई ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कौन सी दुनिया से हो? पे जेन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से हूँ, मतलब यह है कि आप ट्रेनिंग ले रहे थे और मैं वार्म अप के लिए इसमें भाग लेना चाहता हूँ। अल्पविराम, सिर्फ तुम अकेले? क्या तुम सोचते हो कि तुम इसके लायक हो? तुम डर के मारे अपनी दुनिया का नाम भी नहीं बता सकते? इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, वापस जाओ और अपने बाकी सदस्यों को भी साथ लाओ, तुम अकेले मेरा सामना करने के लिए काफी नहीं हो। बिंग लुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या यह मुझे मेरी दुनिया का नाम बताने के लिए मजबूर करने का प्रयास है? ठीक है, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरा नाम सुनकर भाग सकते हैं। पे जेन ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने गर्व से कहा, मैं राजकुमार जी पे जेन हूँ, फेंग शू में टिशियन साम्राज्य के सम्राट जिहान जियान का पुत्र हूँ, हम फेंग शू वर्ल्ड से ट्रिसिन प्रिंस, तो इसलिए तुम इतना भौंक रहे हो? फेंग शू आखिरकार पहला स्थान पाने के लिए सबसे बड़ा दावेदार है। लाइटनिंग वर्ल्ड के लाल बालों वाले आदमी ने बिंग लुई के बगल में चलते हुए कहा, काले बालों वाला टीम का सदस्य भी लड़की के दूसरी तरफ चला गया और खड़ा हो गया। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, तुम्हें पता है कि तुम सब बेकार हो, अब तुम शायद मेरे साथ मुकाबला भी ना कर सको, वैसे भी मैं तुम्हें तब तक भागने नहीं दूंगा जब तक कि मैं तुम लोगों के साथ कुछ अभ्यास ना कर लूं। पे जन्ने ने इशारा करते हुए तीनों युवाओं के करीब कदम बढ़ाया, उसने अहंकार से कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को बाधा पहुंचा दूंगा, किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तब तक नहीं जब तक हम वास्तविक घटना में एक दूसरे का सामना नहीं करते। बिन लुई ने दक्ष को देखा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाए, उसने अपनी बाहों को पेट के चारों ओर लपेट लिया ताकि वह सांस ले सके, जैसे कि उसने सबसे बड़ा चुटकुला सुना हो। उसकी हंसी बड़े अखाड़े में गूंज उठी। पे जैन का चेहरा बिगड़ गया और वह वहीं रुक गया। उसने बिंग लुई को घूरते हुए पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ 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 हाँ, रुको एक मिनट, रुको, मुझे सांस लेने दो। नीले बालों वाली लड़की हंसती रही, मानो उसे खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा हो। क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया था या तुम सचमुच डर के मारे पागल हो गए थे? पे जैन ने उलझन में पढ़कर पूछा। अल्पविराम, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति पर वह हमला करने वाला था वह उसके सामने हंस रहा था। क्यों? वह उलझन में था। मैंने सोचा था कि तुम कोई बड़े आदमी हो, लेकिन तुम तो टिशियन के राजकुमार हो। छोटे आदमी, फेंग शू की टीम निश्चित रूप से सबसे बड़ी दावेदार है, लेकिन तुम्हारी वजह जैसे नहीं, ये सब कियान यू और तुम्हारे साथ आए उस आदमी की बदौलत है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम एक अतिरिक्त व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं हो। अगर एस्टेरिया राजकुमार लू वांग अपने घर से भाग नहीं गए होते तो तुम यहाँ भी नहीं होते। बिंग लुई ने मजा किया लहजे में कहा, जब उसने आखिरकार अपनी हंसी रोकी, तुम सच में सोचती हो कि लवान इतना बड़ा आदमी है? तुम काम उठो, अगर तुम्हें पता चले कि वह भागा नहीं बल्कि मेरे सामने ही मर गया, सब मेरी बदौलत। पे जैन ने सोचा और उसका चेहरा तमतमा गया। आपकी टीम के अन्य 2 खिलाड़ी शीर्ष 5 में से 2 स्थान ले सकते हैं। लू वांग यदि यहाँ होते तो शीर्ष 5 में एक और स्थान ले सकते थे, लेकिन आप, मुझे आश्चर्य होगा यदि आप 60 प्रतिभागियों में से ऊपरी 30 उम्मीदवारों में से शीर्ष 15 में भी प्रवेश कर जाते हैं। बन लुई ने पे जैन का मजाक उड़ाते हुए कहा। जल्द ही वह फिर से जोर से हंसने लगी, जैसे कि वह अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि इस आदमी को क्या बात करने का आत्मविश्वास मिला, जैसे कि वह फैश का प्रमुख उम्मीदवार या शासक था। तुमने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा? किससे? तुमसे? ही भगवान, तुम्हें कल छोड़ देना चाहिए और कॉमेडियन बन जाना चाहिए, तुम बहुत कमाओगे। हाँ हाँ हाँ, हमारी लाइटनिंग वर्ल्ड में आओ, मैं तुम्हें अपने रॉयल कोर्ट में एक पद दूंगा, मेरे पिता कॉमिक रिलीफ की सराहना करेंगे, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, हमारे साथ आओ। बिन लुई ने पे जैन को प्रस्ताव दिया। पे जैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये लड़की, क्या वह वाकई उसका मजाक उड़ा रही थी? वह बहुत क्रूर थी। तुम हो, आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत दो, तुम ही हो जिसने मुझे सबसे पहले गुस्सा दिलाया। पे जैन ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। वह लड़की की ओर उड़ने लगा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसने मुक्का मार दिया। प्रबुद्ध बुद्ध मुट्ठी, उसने मुक्का मारते हुए जोर से चिल्लाया। उसके हाथ के सामने एक विशालकाय सुनहरी मुट्ठी प्रकट हुई जो उसके हाथ की गति के साथ हिल रही थी। सुनहरी मुट्ठी उस आदमी के आकार से दोगुनी थी। वह मुट्ठी महिला की ओर बढ़ी। मैंने इसके बारे में सुना है, ये वास्तव में कोई बुरा कौशल नहीं है, हालांकि अगर यह प्रतिद्वंदी पर हमला करने से पहले ही नष्ट हो जाए तो ये बिल्कुल बेकार है। बिन लुई ने प्रभावित न होते हुए कहा। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, उसके ऊपर आसमान में एक विशाल बिजली की तलवार दिखाई दी जो 5 मीटर लंबी थी। उसने अपना हाथ नीचे हिलाया, हाथ की हरकत के साथ बिजली की तलवार भी नीचे की ओर झुक गई। सोने की मुट्ठी 2 टुकड़ों में कट गई। जैसे ही हमला गायब हुआ, क्यूई बिखर गई, बिजली की तलवार भी उसी समय गायब हो गई। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? बिन लुई ने पे जैन की ओर ऊर्जापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। लुई, वह इतना मजबूत नहीं लगता, चलो मैं उसकी देखभाल करता हूँ, वह कुछ खास नहीं है, उससे लड़ने से तुम्हारा समय ही बर्बाद होगा। लाल बालों वाले लड़के ने लड़की से कहा और एक कदम आगे बढ़ा। ये ठीक है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, वह अपनी टीम में सबसे कमजोर हो सकता है, लेकिन मैं उससे कम नहीं आंख होंगी, बेहतर होगा कि मैं खुद उसे सबक सिखाऊं। बिंग लुई ने सुझाव को खारिज करते हुए कहा। पे जैन पीछे खड़ा उनकी चर्चा सुन रहा था। अपने हमले के नष्ट हो जाने के बाद वह आश्चर्यचकित होकर हिलना बंद कर चुका था। हालांकि उसे डर नहीं लगा, उसे बस एहसास हुआ कि वह उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। हालांकि
उसे गुस्सा आया कि वे उसके बारे में इस तरह बात कर रहे थे। ठीक है, अब मैं गंभीरता से लड़ूंगा, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, पे जन ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम एक तलवारबाज हो, एक तलवार साधक जो लू वान के बाद फेंग शो में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं सोच रही थी कि तुम कब गंभीर होगे, बिंग लुई ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसके हाथ में एक तलवार भी दिखाई दी जो चांदी के रंग की थी। तलवार की मूठ सफेद थी। मैं असली परीक्षण से पहले अपनी तरकीबें दिखाना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप मुझे उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आइए देखें कि आप सक्षम हैं या नहीं, उसने कहा और पे जैन की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। पे जैन ने भी अपनी गति बढ़ा दी और लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी तलवार के चारों ओर एक काली आभा छाई हुई थी जो खतरनाक लग रही थी। अल्पविराम पे जन और बिंग लुई बिना किसी रोक टोक के गंभीरता से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। महल के एक अलग हिस्से में दक्ष पे जैन को खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने महल के अधिकांश हिस्सों का इलाज कर लिया था, लेकिन वह उस आदमी को खोजने में असफल रहा। वह अभी भी उस क्षेत्र में नहीं गया जहाँ सम्राट रहा करता था। उस स्थान को छोड़कर जांच हेतु केवल कुछ ही स्थान शेष बचे थे। उनमें से एक है। उसने जल्द ही फेंग शू की टीम के एक और सदस्य को देखा। पहला व्यक्ति किंडी राजकुमारी कियान यू था जिसे उसने अपने कमरे में छोड़ दिया था। अन्य दो लोग ट्रिसिन प्रिंस और एक अन्य व्यक्ति थे। उसने कमरे में टीम के तीसरे व्यक्ति को पाया। वह व्यक्ति आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था, किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। टिशियन राजकुमार वहां नहीं है। क्या वह भी उस लड़की की तरह पीछे रह गया? ये बहुत कष्टप्रद है। मैं आखिरकार उनका कमरा खोजने में कामयाब रही और अब मुख्य आदमी गायब है। दक्ष ने निराशा में कहा। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? इसका मतलब है कि वह महल के किसी हिस्से में अकेला घूम रहा है। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो तुम्हारे लिए उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। अब जब तुम्हें उसका कमरा पता चल गया है तो तुम जगह बदलकर वापस आ सकती हो, कसू ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। ये भी सच है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने जल्दी ही पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अब ऐसी चीजें ले रहे हो जो मदद कर सकती है? क्या तुम्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए? ये जुन की तरह नहीं था। आमतौर पर वह उसे ऐसा न करने और बस चले जाने के लिए कहती, क्योंकि जब मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं कम से कम ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि आप इस तरह से कोई मूर्खतापूर्ण काम ना करें, जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसा भाव था, मानो वह सचमुच सोच रही थी कि वह दक्ष की मदद कर रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। मुझे अभी भी उस आदमी को ढूंढना है, दक्ष ने चलते हुए कहा। उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाए रखा ताकि पे जैन को चूक ना जाए। वह लंबे गलियारे से चलता रहा जब तक कि वह अंत तक नहीं पहुंच गया जहां ये दो भागों में विभाजित हो गया। वह या तो बाएं या दाएं जा सकता था। ये दोनों रास्ते ऐसे थे जिनकी उसने जांच नहीं की थी। बायां रास्ता सम्राट के कक्ष तक ले जाएगा, फिर मैं पहले दायां रास्ता लूंगा। दक्ष ने बाएं और दाएं ओर देखते हुए कहा। वह अभी सम्राट से आमने सामने नहीं आना चाहता था। कौन जानता था, सम्राट शायद एक संत क्षेत्र साधक था। वह इतनी जल्दी अपने शरारत के मुखौटे की पहुंच का परीक्षण नहीं करना चाहता था। एक संभावना थी कि पेजन सम्राट के कक्ष की ओर चला गया होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे याद है कि टीमों के पहुंचने के बाद सबसे पहले गार्ड उन्हें सम्राट से मिलवा है। इसका मतलब है कि तीनों लोग पहले ही बाएं ओर चल चुके थे। पे जैन के उस दिशा में वापस जाने की संभावना के करीब नहीं थी, लेकिन ये किसी नए व्यक्ति के दाएं ओर जाने की संभावना से भी कम थी, क्योंकि वे उस दिशा में नहीं गए थे। दक्ष दाहिनी ओर मुड़ा और उस दिशा में चलने लगा। सौभाग्य से वह जिस व्यक्ति का भेष बदल रहा था वह शाही सेना में एक अच्छे पद पर था। यही कारण था कि पहरेदार ने उसे रास्ते में नहीं रोका। उसे रोकना तो दूर, पहरेदार ने उससे ये भी नहीं पूछा कि वह कहीं क्यों जा रहा है। दक्ष को इस बात की खुशी थी कि यही वह व्यक्ति था जिसे मारने और उसका रूप धारण करने का मौका उसे मिला। अगर वह कोई निचली रैंक का शाही रक्षक होता तो यह मुश्किल हो सकता था। वह 10 मिनट तक गलियारे में घूमता रहा, फिर उसे कुछ दिलचस्प चीज मिली। अपनी आध्यात्मिक समझ के दूर कोने से वह पे जैन को देखने में सक्षम था। न केवल पे जैन को, बल्कि उसने नीले बालों वाली लड़की और अन्य लोगों को भी देखा जिनके साथ वह कल आया था। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे। ट्रिसिन राजकुमार और लाइटनिंग राजकुमारी दोनों के हाथ में तलवार थी। वह उन दोनों को एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए देख सकता था। क्या उनमें कोई झगड़ा हो रहा है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। लड़की उस लड़के से क्यों लड़ेगी? क्या उसने नहीं देखा कि फेंगशू की टीम सर्वश्रेष्ठ में से एक है? वह उस अखाड़े की ओर चला गया जहां वे लड़ रहे थे। जल्द ही वह उस जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि अखाड़े का दरवाजा टूटा हुआ था। उसने दूर से दो बेहोश पहरेदार को भी देखा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ था। किसी ने दरवाजा तोड़ दिया, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को अंदर आने से रोक दिया था। क्या वह लड़की थी? वह वाकई अनियंत्रित और घमंडी लग रही थी। मैं उसे उससे ऊपर नहीं रखूंगा। दक्ष ने दरवाजे को देखते हुए बुदबुदाया। किसी भी मामले में ये केवल दो पक्षों में से एक हो
सकता है जो लड़ाई में शामिल है। चूंकि एक पक्ष मेरा दुश्मन है इसलिए मैं ट्रिसन प्रिंस को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि वह एक प्रमाणित कमीना है, उसने सोचा और वह भी कमरे के अंदर घुस गया। ये वह समय था जब पेजन और बिंग लुई की तलवारें आपस में टकरा गई। टक्कर के कारण पेजन 2 कदम पीछे धकेल दिए गए जबकि बिंग लुई 5 कदम पीछे धकेल दिए गए। लड़की स्पष्ट रूप से नुकसान में है ने संघर्ष को देखते हुए कहा, अब मैं पीछे हट सकता हूं लेकिन इससे हालात और खराब हो जाएंगे। लड़की शायद हार जाएगी लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, तब तक और लोग आ सकते हैं। अगर वह लड़का ज्यादा लोगों की मौजूदगी में होगा तो मैं अपना मौका खो दूंगा, मुझे दखल देना होगा, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं खींच सकता। उसने सोचा, क्या हुआ, क्या तुम्हें बस इतना ही पता है? चुनकीपे ने संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली थी इसलिए अब बिन लुई का मजाक उड़ाने की बारी उसकी थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं अब आसानी से आगे नहीं बढ़ने वाला। अगर तुम 10 चालों में हारना नहीं चाहते तो अपना सर्वश्रेष्ठ दो। 10 मैं तुम्हें अपना पिता मानूंगा अगर तुम मुझे 10 चालों में भी हरा सको। बिन लुई ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा अति आत्मविश्वास किसी दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। पेजेन ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, वह खुश लग रहा था। उन्होंने आगे कहा, देखता हूँ कि आप इसे कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं। रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी लड़ना बंद करो। दक्ष ने चिल्लाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चूंकि तनाव बहुत ज्यादा था इसलिए किसी ने भी दक्ष को कमरे में प्रवेश करते नहीं देखा था। उन्हें अभी किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। हाँ, यहाँ एक और हस्तक्षेप करने के लिए आ रहा है। पेजेन ने दक्ष को देखते हुए कहा, ये तुम हो? तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि बिंग लुई ने भी दक्ष को पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसके साथ उन्होंने कल पूरा दिन बिताया था। तुम छोटे आदमी, तुम कौन होते हो मुझे रुकने का आदेश देने वाले? यहाँ से चले जाओ और जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे कुछ मौज मस्ती करने दो। मैं अभी मौज मस्ती करना शुरू ही कर रहा था। पेजेन ने मजाक करते हुए कहा, मैं रॉयल गार्ड में से एक हूँ और आप सभी हमारे साम्राज्य में मेहमान हैं। आपको हमारे रीति रिवाजों का पालन करना होगा, आपको लड़ने की अनुमति नहीं है। दक्ष ने बिना पीछे हटे जोर दिया, उसे इस लड़ाई को रोकना था इससे पहले कि यह हाथ से निकल जाए। तो क्या हुआ? अगर ऐसा है, तुम सिर्फ एक हो और मैं एक शाही मेहमान। अगर मैं नहीं रुका तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझ पर हमला करोगे? पेजेन ने आंखें घुमाए और उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, पीछे हटो और मुझे इस लड़के को सिखाने दो। बिन लुई ने भी यही बात कही, वह भी अब रुकना नहीं चाहती थी। उसे हार का सामना करना पड़ा था। अगर वे अब रुक गए तो यह उसकी हार होगी। उसे अभी भी भरोसा था कि वह पेजेन को हरा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम दोनों को लड़ने नहीं दे सकता। तुम्हें शाम को प्रतियोगिता शुरू होने तक इंतजार करना होगा। अगर तुम दोनों अभी लड़ते हो तो तुम में से एक घायल हो जाएगा और दूसरे को सजा के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दक्ष ने उन दोनों को सूचित किया, क्या ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए था। पेजेन ने विश्वास न करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। महामहिम ने हमें इस बारे में बताया है। मुझे नहीं लगता कि वे इस बारे में हमसे झूठ बोलेंगे, लेकिन अगर तुम वाकई इसका परीक्षण करना चाहते हो तो कर सकते हो। दक्ष ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। दक्ष के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर पेजेन को भी लगा कि शायद ये सच हो। क्या ये सच हो सकता है? ये संभव है कि उन्होंने ये नियम ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए हो कि ट्रायल से पहले कोई भी उम्मीदवार घायल ना हो। अगर ऐसा होता तो अगर वह दुश्मन को घायल कर देता तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता और वापस भेज दिया जाता। उस स्थिति में वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। कई चीजें उसके अच्छे रैंक पाने पर निर्भर करती थी। अगर उसे अच्छा रैंक नहीं मिलता तो ये परेशानी वाली बात होती। वह इस इवेंट में हिस्सा लेने से पहले ही अयोग्य घोषित नहीं होना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा, पेजेन ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने बिंग लुई की ओर देखा और फिर कहा, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि यह नियम मौजूद है। कितनी निराशा है, मैंने सोचा था कि मुझे मजा आएगा। मुझे भी तुमसे यही कहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रैंकिंग में तुम्हारा सामना मुझसे नहीं होगा, वरना तुम सच में देख पाओगे कि किसी लड़की द्वारा पीटे जाने पर कैसा महसूस होता है। बिंग लुई ने बिना पीछे हटे उसी तरह उत्तर दिया। पेजेन ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंसा। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि तुम मुझसे मिलने की अपनी इच्छा पूरी कर सको। वह जा लगा तो जोर से हंसने लगा। दक्ष ने उस आदमी को जाते हुए देखा और वह भी उसके पीछे चलने लगा। रुको! बिंग लुई ने दक्ष को रोकने के लिए आवाज लगाई लेकिन वह नहीं रोका। वह पेजेन को नहीं भूल सकता था। बहुत दिनों बाद वह उसे ढूंढ पाया था। अगर वह अब उस आदमी को खो देता तो यह वाकई निराशाजनक होता। बिंग लुई को यह देखकर निराशा हुई कि दक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने फिर से आवाज लगाई लेकिन तब तक दक्ष हॉल से बाहर जा चुका था। चूंकि वे चले गए हैं तो क्या हमें अपना प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए? बिंग लुई दक्ष को रोकने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लाल बालों वाले आदमी ने उससे एक सवाल पूछा था। ठीक है, हमारे पास प्रशिक्षण के लिए अधिक समय नहीं है, चलो अपना प्रशिक्षण जारी रखें, बाकी सब कुछ बाद में निपटाया जा
सकता है, बंद लुई ने, और उसने दरवाजे की ओर एक आखिरी नजर डालते हुए अपना सिर हिलाया। वह पुनः प्रशिक्षण पर लौट आए। वह कहाँ है? क्या वह मर गया या कुछ और हुआ? वह इतने लंबे समय तक चुप नहीं रह सकता था। कियांग यू ने असमंजस में कहा। वह अभी भी दक्ष के कमरे में थी, उस हमले का इंतजार कर रही थी जो कभी नहीं आया। वह अब बहुत उलझन में थी। वह ये भी सोचने लगी कि क्या दक्ष सचमुच चला गया है या वह अभी भी यहीं है। उसने कमरे में एक आखिरी नजर डाली और फिर अपनी आत्मा की तलवार को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने अपनी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं कम कर दी और वह बेकार खड़ी रही। वह कुछ मिनट तक स्थिर खड़ी रही, फिर भी कोई हमला नहीं हुआ। उसे आखिरकार यकीन हो गया कि दक्ष यहाँ नहीं है। वह कमीना, उसने मुझे यहाँ लटका कर छोड़ दिया। वह कमरे से बाहर जाते हुए कोसती हुई चली गई। वह दक्ष को ढूंढना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वह सम्राट से पूछने नहीं जा सकती थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि जिस आदमी को वह ढूंढना चाहती थी वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे न केवल वह बल्कि पूरा साम्राज्य ढूंढना चाहता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी खोज पूरे महाद्वीप में की जा रही थी, फिर भी कोई भी उसे सफलतापूर्वक ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ था। उसने दक्ष को छोड़कर वापस चलने का फैसला किया। उसने अभी भी दक्ष से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पे जैन ने दक्ष से पूछा, जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। दक्ष चुपचाप उस आदमी का पीछा कर रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि दालान में बहुत सारे थे। वह उस आदमी के साथ किसी एकांत जगह पर रहना चाहता था। उस आदमी का सवाल सुनकर दक्ष दौड़कर उसके पास गया। मैंने सुना है कि आप एक राजकुमार हैं, दक्ष ने धीरे से कहा। हाँ तो क्या हुआ? पे जैन ने सहजता से पूछा, हालांकि वह गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तो आप बहुत अमीर होंगे हैं ना? दक्ष ने धीरे से पूछा। हाँ मैं हूँ, आदमी ने गर्व से उत्तर दिया। दक्ष ने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई वहां नहीं है। सुनिश्चित करने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं आगामी रैंकिंग टूर्नामेंट के बारे में कुछ बातें जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ रहस्य बता सकता हूँ। यदि तुम उन्हें जानने के बाद तैयारी करते हो तो तुम निश्चित रूप से प्रथम रैंक प्राप्त करोगे। हम ऐसा रहस्य? पे जन दक्ष की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसे जल्द ही सब कुछ समझ में आ गया। मैं समझ गया कि तुम क्यों पूछ रहे थे कि क्या मैं अमीर हूँ। दक्ष ने पे जैन को आगामी टूर्नामेंट के बारे में कुछ रहस्य बताने की पेशकश की जिससे पे जैन हैरान रह गया। उन्होंने जोर से हंसते हुए पूछा, ऐसे रहस्य के लिए आपको क्या चाहिए? कोई खजाना, कोई साधना, संसाधन या कुछ और? दक्ष ने लालची सेल्समैन की तरह हंसते हुए कहा, आप जानते हैं कि यह जानकारी कितनी कीमती है। मैं दूसरों से भी पूछ सकता हूँ और वे इसके बदले में मुझे कोई भी संसाधन दे देंगे। चिंता मत करो, तुम्हें दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सही व्यक्ति के पास आए हो। मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, बस मुझे कीमत बताओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। पे जैन ने दक्ष से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसके बदले में कोई प्रस्ताव दो। तुम जानते हो कि इस जानकारी का क्या मूल्य होगा। कोई प्रस्ताव दो, अगर मैं खुश हुआ तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास वही चीज है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। पे जैन ने घोषणा की। उसने अपनी चेतना को अपने भंडारण वलय के अंदर भेजा और एक वस्तु को बाहर लाया जिसके बारे में उसने सोचा कि वह दक्ष को प्रभावित कर सकती है। ये शराब की एक बोतल थी। उसने शराब की बोतल दक्ष को दिखाई। ये क्या है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। ये सचमुच एक दुर्लभ शराब है जिसे हमारे साम्राज्य के एक प्राचीन शराब विशेषज्ञ ने बनाया था। उसने केवल बोतलों में समा सकने लायक शराब बनाई थी, उसके बाद उसे अमर लोक में स्थान मिला। ये सचमुच एक दुर्लभ वस्तु है। सौभाग्य से वे तीनों बोतलें हमारे साम्राज्य के अंदर हैं, बाकी दो मेरे पिता के पास है। पे जैन ने दक्ष को समझाया। उन्होंने आगे कहा, यदि आप मुझे प्रथम रैंक प्राप्त करने का तरीका बता सके तो मैं आपको यह चीज दूंगा। इसमें क्या खास बात है? दक्ष ने उलझन में पढ़कर पूछा। ये बहुत खास है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। यदि आप इस शराब की एक बोतल पीते हैं तो आपको एक दिन के लिए अत्यधिक समझ प्राप्त होगी। उस दिन आपकी समझ 100 गुना बेहतर होगी। आपकी साधना की गति एक साथ 5 गुना बेहतर होगी। इसके और भी कई लाभ हैं लेकिन समझ का लाभ सबसे अच्छा है। जरा सोचिए, इस शराब को पीने के बाद केवल एक दिन में सबसे कठिन मार्शल कौशल को समझना। पे जैन ने दक्ष को लुभाने की कोशिश करते हुए कहा। दक्ष को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आदमी क्या पेशकश करेगा क्योंकि वह किसी भी हालत में उसे स्वीकार करने वाला था। उसका अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से अलग था, फिर भी उसे विश्वसनीय बनाने की जरूरत थी। आपको मुझे एक अच्छा मार्शल कौशल देना होगा जिससे मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दक्ष ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें वह भी ऑफर करूंगा। पे जैन ने कहा। उसके हाथ में एक पुस्तिका आ गई। यह बुद्ध मुट्ठी है। यह हमारे टिशियन साम्राज्य के सबसे मजबूत मार्शल कौशल में से एक है। जब आप इस कौशल का उपयोग करते हैं तो आप किसी को भी हराने में सक्षम होंगे। उन्होंने समझाया। उसने इसे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया लेकिन उसे यकीन था कि दक्ष इस पर ध्यान नहीं देगा। यह एक मजबूत कौशल था लेकिन सबसे शक्तिशाली नहीं। ये पहला हमला भी था जो उसने बिंग लुई के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसे हराना
पाना तो दूर की बात है, हमला उस तक पहुंच भी नहीं पाया। हालांकि उसे निष्पक्ष होने की परवाह नहीं थी। शराब निश्चित रूप से किसी भी चीज से ज्यादा कीमती खजाना थी। जब वह उस आदमी को शराब दे रहा था तो वह पहले से ही काफी थी। अतिरिक्त उपहार भी मुख्य उपहार जितना महंगा होने की जरूरत नहीं थी। अविश्वसनीय ऐसा हमला जो किसी को भी हरा सकता है, ये निश्चित रूप से इसके लायक है। मुझे दे दो, दक्ष ने उत्साह से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। वह ज्यादातर दिखावा कर रहा था कि वह उत्साहित है, लेकिन उसे वह शराब वाकई दिलचस्प लगी। अगर यह वाकई वैसा ही था जैसा उसने बताया था तो यह वाकई बहुत उपयोगी हो सकता है। जल्द ही वह नियति के अंतिम भाग को समझने के लिए नियति के कानून के गोले का उपयोग करने जा रहा था। यदि वह उससे पहले इस शराब का उपयोग करता है तो उसे अपनी समझ के समय को बहुत कम करने में सक्षम होना चाहिए। पेयजन ने दक्ष को देखा और वह मुस्कुराया। शराब की बोतल और पुस्तिका उसके हाथ से गायब हो गई। अल्पविराम, तुम क्या कर रहे हो? दक्ष ने उलझन में पड़कर पूछा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी ये दे दूंगा? पहले मुझे बताओ कि तुम पहले परीक्षण के बारे में क्या जानते हो और तुम प्रथम रैंक प्राप्त कर सकते हो। जब तक तुम मुझे सब कुछ बता दोगे मैं तुम्हें वह चीजें दूंगा जिनका मैंने वादा किया था, पेयजन ने कहा। दक्ष ने कुछ सेकंड तक उस आदमी को देखा। मुझे लगता है वह इतना मूर्ख नहीं है, उसने सोचा। उन्होंने जवाब देते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें जीतने में क्या मदद करेगा। एक चीज है जो तुम्हें पहला स्थान जीतने में मदद करेगी, वह है गोल्डन पोर्ट्रेट, गोल्डन आलू। पेयजन ने असमंजस में पूछा। उसने आलू के बारे में तो सुना था, लेकिन ये सुनहरा आलू क्या है? तुम्हें पहले परीक्षण के बारे में नहीं पता है ना? दक्ष ने पूछा। हाँ, परीक्षणों की विषय वस्तु गुप्त रखी जाती है, केवल मेजबान ही जानते हैं। ये तभी बताया जाएगा जब इसके शुरू होने का समय होगा, लेकिन आप लोग तो जानते ही है क्योंकि आप लोग ही मेजबान है, पेयजन ने समझाया। पहला परीक्षण एक खजाने की खोज है। मैं हाल ही में सहयोग से ही इसके बारे में जान पाया हूं, तब से मैं इस जानकारी का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं, दक्ष ने बताया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। महामहिम के पास एक विशेष खजाने का क्षेत्र है। यह एक विशाल जंगल है। जंगल में दर्जनों सुनहरे आलू छिपे हुए हैं, यहाँ तक कि महामहिम को भी नहीं पता कि उनमें से कितने वास्तव में वहाँ है। केवल एक चीज जो हम जानते हैं वह ये कि उन्हें ढूंढना वास्तव में कठिन है। कार्य सुनहरे आलू को ढूंढना है। रैंकिन का निर्धारण 48 घंटों के बाद प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त आलू की संख्या के आधार पर किया जाता है। उन्होंने अपनी बात समाप्त की। तो तुमने मुझे ये जानकारी दे दी, मुझे इससे क्या लाभ होगा? क्या मुझे ये सब कुछ मुकदमे से कुछ घंटे पहले नहीं बताया जाएगा? जैसा कि तुमने कहा, मुझे अभी भी इन आलू को ढूंढना होगा जिन्हें ढूंढना मुश्किल है। यह एक बहुत ही बकवास मुकदमा है, पेयजन ने निराश होकर कहा। वह सम्राट के पास जाकर उसके मुंह पर ही उसे कोसना चाहता था कि उसने ऐसा बचकाना मुकदमा क्यों चुना। दूसरी दुनिया के नेता इस तरह का पहला मुकदमा कैसे करवाने के लिए राजी हो गए? वह उन सभी को कोसना चाहता था। हम खजाने की खोज खेल रहे हैं, बहुत निराशाजनक है। मुझे लगा कि यह एक लड़ाई होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनमें से सबसे कमजोर को जीतने का मौका मिलेगा? उसने कहा। नहीं, तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास तुम्हें प्रथम रैंक दिलाने में मदद करने का एक तरीका है। इसके लिए तुम्हें अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पड़ेगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पेयजन की ओर इशारा किया। तो मैं बिना कुछ किए शीर्ष रैंक प्राप्त कर सकता हूँ, ये कैसे संभव है? पेयजन ने दक्ष से पूछा उत्सुकता से कि उसकी योजना क्या थी। ना सरल है, सुनहरे आलू खोजने के बजाय आप कुछ को अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। इससे आपको एक उच्च प्रारंभिक बिंदु मिलेगा। आप उन्हें अंत में उस व्यक्ति को वापस कर सकते हैं जो उन्हें इकट्ठा करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो आप जीत जाएंगे, दक्ष ने समझाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैं और भी स्पष्ट कर दूं, हमारे महल में कुछ सुनहरे आलू हैं जो उस समय के दौरान एकत्र किए गए थे। उन सभी सुनहरे आलू को भंडारण में रखा गया है। भंडारण साफ साफ दिखाई देता है और उस पर बिल्कुल भी पहरा नहीं है। हम वहां से कुछ सुनहरे आलू ले सकते हैं। जब आप अंदर जाए तो आप उन्हें अपने भंडारण रिंग में छिपा सकते हैं और बाकी को कैसे संभालना है यह आपको पहले से ही पता होना चाहिए, उन्होंने कहा। जबकि दक्ष इस विधि का उपयोग करके पेयजन को अपने साथ किसी एकांत स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पेयजन कुछ और ही सोच रहा था। एक मिनट रुको, अगर आपके महल में पहले से ही वे चीजें हैं जो हमें रैंकिंग प्राप्त करने के लिए ढूंढनी चाहिए तो उन्हें आपके उम्मीदवारों को सुनहरे आलू देने और धोखा देने से कौन रोक सकता है? लानत है, वे सभी उच्च रैंक प्राप्त करेंगे। मुझे दूसरों को इसके बारे में बताना चाहिए। हम इस अनुचित मुकदमे को जारी नहीं रहने दे सकते। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। वह जानता था कि इस चाल से वह ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका पद इस दुनिया के उन उम्मीदवारों के पद से तुलना नहीं कर सकता था जो इन आलूओं का स्टॉक होने पर और भी अधिक धोखाधड़ी कर सकते हैं। जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बड़ा अवसर खो देंगे, दक्ष ने आत्मसंतुष्ट होकर उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सवाल पहले से ही सोच रखा था। उसने इसका जवाब भी पहले से ही तैयार कर रखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? पेयजन ने संदेह से पूछा। हमारे सम्राट, हमारे
उम्मीदवारों को स्टॉक में आलू नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि अगर यह संभव होता तो दूसरी दुनिया इस परीक्षण की अनुमति देती? मैंने जो सुना है उसके अनुसार हमारे सम्राट ने शपथ ली है कि उनका साम्राज्य धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वह हमारे उम्मीदवारों से कह रहे थे कि वे परीक्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और अच्छा रैंक प्राप्त करें। यह ऐसा लगता है कि यह संभव है। अगर यह संभव है तो मुझे दूसरों को धन्यवाद देना चाहिए। मेजबान धोखा नहीं दे सकते और उनके अलावा केवल मैं ही इन रहस्यों को जानता हूँ, पे जैन ने प्रसन्न होते हुए कहा। वह जल्दी ही हंसने लगा। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे यह आलू दे दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती खजाना, वह शराब और हमारा सबसे मजबूत मार्शल कौशल बुद्ध की मुट्ठी दूंगा। आओ मैं तुम्हें स्टोरेज में ले चलता हूं तो तुम वहां से सुनहरे आलू ले सकते हो, दक्ष ने कहा और उस आदमी को अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूं? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो ये पूरी योजना विफल हो जाएगी। तुम आगे बढ़ो और मेरे लिए सुनहरे आलू ले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। पे जैन ने दक्ष का पीछा करने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह देखे जाने से डर रही थी। यह धोखा देने का एक बेहतरीन मौका था। अगर उसे देख लिया जाता तो वह भगवान द्वारा दिया गया यह मौका खो देता। वह निश्चित रूप से नहीं जा सकता था, पीछे ही रुकना बेहतर था। दक्ष को उस आदमी के इनकार पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यह संभव नहीं है। अगर आप ये चीजें लेना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ आना होगा, दक्ष ने जवाब दिया। क्यों? आदमी ने पूछा। क्या तुम अकेले जाने से डरते हो या तुम बहुत आलसी हो? कोई नहीं, तुमने कभी सुनहरे आलू के बारे में नहीं सुना है ना? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए पूछा। पे जैन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों? बेशक तुम ऐसा नहीं करोगे, ये कुछ ऐसा है जो मैंने हाल ही में बनाया है। तुम कैसे सुन सकते थे? दक्ष ने सोचा, लेकिन उसके शब्द उसके विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए तो तुमने मुझे उन्हें तुम्हारे पास लाने को कहा है। बात यह है, सुनहरे आलू को उनके जीवन काल में केवल 2 बार ही भंडारण रिंग में रखा जा सकता है। यदि तुम उन्हें तीसरी बार भंडारण रिंग में भेजते हो तो वे नष्ट हो जाते हैं। दक्ष ने झूठ का एक और जाल बुनते हुए समझाया। पहली बार उन्हें उन लोगों द्वारा भंडारण रिंग में रखा गया था जो उन्हें विशेष क्षेत्र से बाहर लाए थे। अगर मैं उन्हें बिना पकड़े लाना चाहता हूं तो मुझे उन्हें अपने भंडारण रिंग में रखना होगा और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये सीमा होगी। उन्होंने ने आगे कहा, इसके बाद आप उन्हें अंदर कैसे ले जाएंगे? यदि आप उन्हें अपने भंडारण रिंग में रखेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। चे इतनी सारी सीमाएं? पे जैन ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह निराश हो रहा था, चाहे वह कितनी भी बातें कहे। दक्ष ने उल्टा ही कहा। उसके पास कुछ और विचार थे, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे फिर से अस्वीकार कर दिया गया तो वह गुस्से में मर सकता है। दक्ष का अनुसरण करना आसान था, वह जल्दी ही सहमत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आगे चलो। अच्छा, थोड़ी दूर से मेरा पीछा करो ताकि रास्ते में पहरेदार को पता ना चले कि तुम मेरे साथ हो। स्टोरेज के पास कोई पहरेदार नहीं होगा, इसलिए तुम वहां करीब आ सकते हो, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। वह चलने लगा। पे जैन कुछ दूरी से उसके पीछे पीछे चल रहा था, जिससे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि वह बस आराम से चल रहा था। अब जबकि दक्ष की योजना का पहला भाग पूरा हो चुका था, बस अब उस आदमी को एक खाली कमरे में ले जाना बाकी था और तुम वापस आ गए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी गंदे हैं। क्या तुम जमीन पर लेटे थे? कियान यू उसके कमरे में दाखिल हुई जहां उनकी टीम का तीसरा व्यक्ति आलस से बिस्तर पर आराम कर रहा था। हाँ, मुझे अभी एक दिलचस्प लड़का मिला है, कियांग यू ने जवाब दिया। एक आदमी जो तुम्हें जमीन पर गिराने में कामयाब हो गया। दिलचस्प है, मुझे मत बताना कि तुमने गुस्से में उसे मार डाला, आदमी ने हंसते हुए पूछा। नहीं, मैं तो उसे हरा भी नहीं सकती, कियांग यू ने उत्तर दिया और उसके होठों से एक आह निकली। क्या तुम हार गए? कौन था वह अंधेरी दुनिया से कोई आदमी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, नयू ने उत्तर दिया। वह बिस्तर पर जाकर बैठ गई। जहां तक उस आदमी की पहचान का सवाल है, मैं भी तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक हूँ। दुर्भाग्य से मैं उस व्यक्ति के बारे में और कुछ पता नहीं लगा पाए। ठीक है, जल्द ही ट्रायल शुरू हो जाएगा, हम शायद उसे वहां देखेंगे। आप वहां अपना परिचय दे सकते हैं, मुझे ये बताना ना भूले कि वह कौन है, मुझे उस लड़के में काफी दिलचस्पी है, उस आदमी ने कहा। अपने विचार प्रस्तुत करने के बाद उस व्यक्ति ने अपना हाथ सिर के पीछे रखा और भी अधिक आराम से बिस्तर पर लेट गया। हाँ, जल्द ही मैं उसे फिर से देखूंगी, कियांग यू ने बड़बड़ा। तभी उसे पे जैन की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। उसने पूछा, पेजन कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम में से कोई मुझे कुछ बताएगा, वह भी तुम्हारी तरह ही भाग गया। वैसे भी वह भी बच्चा नहीं है, मुझे यकीन है कि परीक्षण शुरू होने से पहले ही वह वापस आ जाएगा, आदमी ने सहजता से उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि पहला परीक्षण क्या होगा, उसने सोचा। मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य लोगों की युद्ध शक्ति का आकलन करना होना चाहिए, कियान यू ने उत्तर दिया। वह भी नहीं जानती थी कि यह क्या है, फिर भी वह सामान्य विषय का अनुमान लगा सकती थी। हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह है अगर वे अब युद्ध का परीक्षण करते हैं तो वे दूसरे और अंतिम चरण में क्या करेंगे। मुझे लगता है कि वे हमें सीधे लड़ने नहीं देंगे।
ये पूरी तरह से कुछ और हो सकता है। काले बालों वाले आदमी ने धीरे से कहा, हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, केवल मेजबान ही जानते हैं कि यह क्या होगा। हालांकि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। किसी भी मामले में हम केवल शीर्ष रैंक प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, इससे कम कुछ भी नहीं। कियान यूनिस किया दक्ष लंबे गलियारों से होते हुए पे जैन को महल के एकांत हिस्से में ले गया। यहाँ रॉयल गार्ड के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह पहले से ही महल के अधिकांश भाग में घूम चुका था, सिवाय उस हिस्से के जहाँ सम्राट रहता था। इस प्रकार वह यहाँ की बहुत सी चीजों को जानता था। वह जानता था कि गार्ड कहाँ है और कहाँ नहीं है। वह उन जगहों को भी जानता था जहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं थी, और जो कमरे खाली थे उसे पक्का पता था कि पे जैन को कहाँ ले जाना है। दक्ष शहर के सबसे दक्षिणी हिस्से में चला गया। पे जैन भी उलझन में था कि यह जगह वास्तव में कितनी दूर है। वह दक्ष के करीब चलना चाहता था और उसे हराना चाहता था। क्या उसने नहीं कहा था कि यह पास है? उन्हें इतनी देर तक क्यों चलना पड़ा? ये जगह वास्तव में कितनी बड़ी थी? दक्ष उस आदमी के चेहरे पर सभी भाव देख सकता था। उसकी दिव्य इंद्री उसके चारों ओर फैली हुई थी, जिसके माध्यम से वह उस आदमी पर नजर रख रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका पीछा किया जा रहा है। कुछ और मिनटों के बाद वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वे एक गलियारे में थे जहां एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। दक्ष एक काले दरवाजे के सामने रुक गया। उसने दरवाजा खोला और पे जैन पर एक छोटी सी नजर डालने के बाद अंदर कदम रखा। आखिरकार हम वहां पहुंच गए। मुझे लगा कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, पे जैन ने कहा। जब उसने आखिरकार दक्ष को रुकते देखा, वह बिना किसी परवाह के कमरे की ओर भागा और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। हम क्या? जैसे ही वह कमरे के अंदर घुसा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये कैसा मजाक था? ये कमरा तो खाली था। उसने जवाब पाने के लिए दक्ष को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन दक्ष कहीं नहीं मिला। ये गंध कैसी है? जब पे जैन दक्ष की तलाश कर रहा था तो उसे कुछ गंध महसूस हुई। यह एक अस्पष्ट गंध थी जो मुश्किल से ही महसूस हो रही थी, लेकिन वह इसे पहचानने में कामयाब रहा। हालांकि उसे इस गंध को पहचानने में थोड़ी देर हो गई थी। उसका सिर घूमने लगा और उसकी दृष्टि शून्य हो गई। वह वापस मुड़ा और यहाँ से निकल गया। दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर पाया। उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह लंगड़ा हो गया। वह कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था। वह अपने शरीर को हिलाने में भी सक्षम नहीं था। उसके पास केवल उसकी इंद्रियां गंध और सुनने की शक्ति थी। वह अपने शरीर में दर्द भी महसूस कर सकता था। क्लिक करे। जल्द ही उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कमजोरी से पूछा। ओह, क्या तुम उस दरवाजे की बात कर रहे हो जिसे मैंने बंद कर दिया, या उस लकवाग्रस्त करने वाले जहर की बात कर रहे हो जिससे मैंने ये कमरा भर दिया? दक्ष चैन की मजाकिया आवाज उसके कानों में पड़ी। जहर कमीने, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा? पे जैन ने पूछा और उसके दिल में एक खौफनाक डर बैठ गया। उसे पता था कि यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है। वह अपना शरीर नहीं हिला सकता था। अगर वह अपना हाथ भी हिला सकता तो वह ठीक होने के लिए कोई दवा खा सकता था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकता था। अभी वह दक्ष की दया पर था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पहचान के बारे में पूरी तरह जानता हूँ। वास्तव में मैं उससे भी अधिक जानता हूँ जितना तुम सोचती हो, दक्ष ने स्पष्टता से कहा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, जी पे जैन, जी हाँ, जिनका बेटा। मुझे एक बात बताओ। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आए और उसने आगे कहा, क्या किसी को इस तथ्य के बारे में पता चला कि लू वांग वास्तव में अपने प्रेमी के साथ भागा नहीं था, बल्कि वास्तव में वह तुम्हारे जाल में फंस गया था, या वह तुम्हारी वजह से मर गया? या क्याल मिंगू आखिरी व्यक्ति था जो इस सच्चाई को जानता था? दक्ष की बातें सुनकर पे जैन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? वह असल में कौन है? जहर के कारण उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने पूछा। जैसा कि अपेक्षित था। आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे जानते हैं या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस अगले व्यक्ति को जानते हैं जिससे आप बात करने वाले हैं, दक्ष ने कहा और फिर चुप हो गया। एक खाली कमरे में एक आदमी जमीन पर लड़ा करा पड़ा था। दक्ष उस आदमी के सामने गर्व से खड़ा था। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके वह मिंगू को नकली दुनिया से बाहर ले आया। मिंगू उसके सामने प्रकट हुई। सहयोग से पहली चीज जो उसने देखी वह उस आदमी का चेहरा था जो उसके पैरों पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा और दिमाग दोनों ही खाली हो गए और उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि क्या हो रहा है। उसने अपनी बाएं ओर देखा और वहां दक्ष को देखा। ये लो, जैसा कि मैंने वादा किया था, दक्ष ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ कहा। मेरी महिला के लिए एक उपहार। मिंगू खुश थी, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं पा रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ उसके भाई के ख्याल ही घूम रहे थे और उसके भाई का सपना पे जैन के पैरों पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे वह अब उसके पैरों में लेटा हो। वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसने उस पल का सपना देखा था जब वह उसके पैरों पर खड़ा होगा। अब जब वह पला गया था तो वह बेहद अभिभूत थी, इतना कि वह काफी देर तक हिली भी नहीं। अल्पविराम पे जैन मिंगू के पैरों पर लेटा हुआ था। उसका शरीर लकवाग्रस्त था, इसलिए वह हिल नहीं सकता था। उसकी दृष्टि धुंधली थी, इसलिए वह
वह देख नहीं सकता था। उसे नहीं पता था कि दक्ष किससे बात कर रहा था, वह सिर्फ अपने सामने एक धुंधली आकृति देख सकता था। उसे सिर्फ बोलने की इजाजत थी, लेकिन वह इतना भी प्रभावी ढंग से नहीं बोल पाता था। लकवा और कमजोरी की वजह से वह चिल्ला भी नहीं पाता था, वह सिर्फ कमजोर ढंग से बोल पाता था। बोलना ही उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम साबित हो रहा था। दक्ष ने मिंगू के सिर पर थपथपाया। ठीक है, परेशान मत हो, तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन याद रखना कि हम रॉयल पैलेस में हैं, जहां वह मेहमान है, उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना ही बेहतर है। उन्होंने आगे कहा, अगर सजा को लंबे समय तक जारी रखा जाए तो बदला लेना बेहतर लगता है, लेकिन कभी कभी इसे तुरंत खत्म कर देना बेहतर होता है। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से राज की तलवार निकाली और उसे मिंगू के सामने बढ़ा दिया। मिंगू ने दक्ष को देखा और अपना सिर हिलाया। वह समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था। पेजन एक कमीना था जो सबसे क्रूर मौत का हकदार था, लेकिन उसका लंबे समय तक जीवित रहना मिंगू के लिए भी बुरा था। वह जितना ज्यादा समय तक इस मामले को खींचती, उतना ही उसे अपने भाई की यादों का सताता जाना था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी काम करना था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दक्ष के हाथ से तलवार ले ली। पेजैन, मिंगू ने गंभीरता से कहा और अपनी तलवार की नोक उसके दाहिने कंधे पर रख दी। आप कौन है? पेजैन ने एक महिला की आवाज सुनी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी यह आवाज सुनी थी। तुम्हें मेरी याद नहीं है ना? बेशक तुम्हें याद नहीं होगी। एक कमीना जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वह दूसरों को क्यों पहचाने? मिंगू ने कहा और उसने अपनी तलवार नीचे दबाते हुए उस आदमी का दाहिना हाथ काट दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस आदमी में बोलने की भी ताकत नहीं थी, फिर भी उसकी चीख उतनी ही सामान्य लग रही थी जितनी हो सकती थी। भले ही उसका हाथ कटा हुआ था, उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, जिससे वह एक सुआ की तरह रो रहा था जिसे काटा जा रहा था। क्या मेरे भाई ने भी ऐसे ही चिल्लाया था जब तुमने उसे मारा था? मिंगू ने पूछा और एक कदम आगे बढ़ी। उसने फिर से अपनी तलवार उठाई और उसके दूसरे हाथ पर वार किया। एक और तेज चीख गूंजी जो पूरे हलवे में गूंज उठी। सौभाग्य से दक्ष ने सावधानी बरती ताकि यह आवाज उस कमरे से बाहर न जाए जिसमें वे थे। नहीं, मेरा भाई तुम्हारी तरह का नहीं था। मुझे यकीन है कि जब तुमने उसे मारा तो उसने दर्द से एक भी आवाज नहीं निकाली होगी, है ना? मिंगू ने कहा और अब वह उस आदमी के पैरों के करीब चली गई। भाई, आप कौन है? अपनी दर्द भरी चीख के बीच वह आदमी एक सवाल पूछने में कामयाब रहा। रुको, तुम वही हो जो भागने में कामयाब हो गई? लुमिंगू है ना? मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। तुम अभी भी जिंदा हो? पेजैन ने याद करते हुए पूछा। उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति याद था जिसकी हत्या उसने की थी और जहां उसने गवाह छोड़े थे। मिंगू लवान की बहन थी जिसने उसे हत्या के स्थान पर देखा था। वह भाग गई थी। जब वह उसकी हत्या देखने के बाद भी उस स्थान पर वापस नहीं आई तो उसने सोचा कि वह मर गई है। उसने अपने आदमियों को एस्टेरिया के शाही महल के आसपास रखा। कई वर्ष बीत गए लेकिन मिंगू वापस नहीं लौटी, जिससे उसे उसकी मृत्यु का और अधिक भरोसा हो गया। वह मिंगू ही होगी, उसने सोचा। इन शब्दों का अन्यथा कोई अर्थ नहीं था। ठीक है, अंत में प्रतिशोध पाकर कैसा महसूस होता है? मिंगू ने उस आदमी की धारणा की पुष्टि करते हुए पूछा। तुमने मेरे बेखबर भाई को मारने के लिए पीक हेवन रियल कल्टिवेटर्स के एक समूह का उपयोग करते हुए वास्तव में खुद को बहुत मजबूत महसूस किया है ना? उसने फिर से वार किया, इस बार उस आदमी के दाहिने पैर को काट दिया। तुम मुझे वह ताकत फिर से क्यों नहीं दिखाते? उसने एक क्रूर रीपर की तरह पूछा। दक्ष हाथ जोड़कर खड़ा था, वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। यह मिंगू का क्षण था और उसे खुद ही यह करना था। उसे मिंगू का यह पक्ष आकर्षक लगा। मुझे अपना वह पक्ष दिखाओ जो ये तय करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मुझे दिखाओ, उसने डरते हुए कहा और उसका दूसरा पैर भी काट दिया। पेजैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द असहनीय था। हालांकि उसका शरीर लकवाग्रस्त था, फिर भी दर्द वैसा ही महसूस हो रहा था। उसे दर्द के कारण मरने जैसा महसूस हो रहा था। मुझे ठीक करो और एक असली इंसान की तरह लड़ो। तुम कायरों की तरह क्यों व्यवहार करते हो? तुम मुझे जहर देकर लकवाग्रस्त कर देते हो और फिर तुम मुझसे मेरी ताकत दिखाने के लिए कहते हो। पेजैन ने गरजते हुए कहा, मुझे आजाद करो और देखो मैं बार बार तुम्हारा चेहरा जमीन पर पटक देता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे भाई के साथ एक असली आदमी की तरह लड़ाई की? मिंगू ने बिना गुस्सा हुए पूछा। तुम बहुत दिनों तक जीवित रहे, ये ग्रह तुम्हारे जैसे व्यक्ति का भार उठाने के लायक नहीं है। मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, मिंगू ने कहा और आखिरी बार अपनी तलवार उठाए। उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर ऊपर उठाया। उसके खूबसूरत गालों पर एक आंसू टपक पड़ा। भाई, ये तुम्हारे लिए है, अब तुम शांति से आराम कर सकते हो। तलवार नीचे आते समय आखिरी बार चमकी। खटखट। तलवार के पुरुषों की गर्दन काटने के बाद फर्श पर गिरने की एक और आवाज सुनाई दी। पेजैन का सिर एक तरफ लुढ़क गया। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली थी। मिंगू ने उस आदमी को मारने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली। वह चुपचाप खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब जब वह उस आदमी को मारने में कामयाब हो गई जिसे वह हमेशा से मारना चाहती थी, तो उसने सोचा कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वह खुश नहीं हुई। उससे सिर्फ दर्द महसूस हुआ। पेजैन को मारने के बाद भी उसे पता था कि उसका भाई उसके पास वापस नहीं आएगा। वह खड़ी होकर रोती रही। वह घुटनों
घुटनों के बल नहीं बैठी और दक्ष की तरफ नहीं देखा। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके आंसू देखे। दक्ष अंततः आगे बढ़ा और मिंगू की ओर बढ़ा। उसने अपनी बाहें फैलाई और मिंगू को अपने चारों ओर लपेट लिया तथा उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम क्यों रो रही हो? तुमने ये कर दिखाया। तुमने आखिरकार अपने भाई को न्याय दिलाया। वह आखिरकार शांति से आराम कर सकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, दक्ष ने धीरे से कहा और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब तुम इस बदले की भावना से मुक्त हो, लेकिन अभी भी कमजोर पड़ने का समय नहीं आया है। हमें तुम्हारे माता पिता को बचाना है और युद्ध रोकना है ना? अगर मेरा बच्चा यहाँ रोता रहेगा तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या तुम यही चाहते हो? उसने पूछा। मिंगू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। मैं ऐसा नहीं चाहता, मिंगू ने धीरे से कहा। यह मेरी अच्छी लड़की की तरह है। अब रोना बंद करो, हमें अभी और काम करने हैं, दक्ष ने कहा। लेकिन वह नहीं हिला। वह उसे गले लगाता रहा। हालांकि उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा था, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। उसे जितना समय चाहिए था वह उसकी हकदार थी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, मिंगू ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? दक्ष ने पूछा। हाँ, आप मुझे वापस भेज सकते हैं, मिंगू ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम मुझे वापस क्यों नहीं भेज रहे हो? उसने 2 मिनट बाद पूछा, जब दक्ष ने अभी भी उसे वापस नहीं भेजा। तुम्हें गले लगाना अच्छा लग रहा है। मैं अलग नहीं होना चाहता, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो, दक्ष ने मिंगू के कान में फुसफुसाना ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और उसे जितनी देर चाहे गले लगाने दिया। करीब 5 मिनट बाद दक्ष ने उसे मुक्त किया। मैं अब ठीक हूँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे घंटों गले लगाती रहोगी, मिंगू ने मजाक में कहा। दक्ष की हरकतों ने उसका ध्यान इस जगह के गंभीर माहौल से हटाने में कामयाब हो गई थी। वो भी यही करना चाहता था। अगर मेरे पास समय की कमी न होती तो मैं ऐसा करता, दक्ष ने जवाब दिया। शायद अगली बार जब आप बाहर हो, उसने धीमी आवाज में कहा। हम तुमने क्या कहा? मिंगू ने उसका पहला वाक्य तो सुन लिया, लेकिन वह उसका दूसरा वाक्य नहीं सुन सकी। मैंने कुछ नहीं कहा, दक्ष ने मासूमियत से जवाब दिया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मिंगू जानती थी कि उसने कुछ कहा है, लेकिन वह कबूल नहीं कर रहा था। उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। ठीक है, वापस जाने के बाद दूसरों को भी खुशखबरी देना। इसके अलावा मैं कुछ दिनों या उससे भी ज्यादा समय में तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा, इसके लिए तत्पर रहो, दक्ष ने मिंगू को वापस भेजने से पहले एक बार उससे कहा। उसे वापस भेजने के बाद उसने शव की देखभाल की और उस आदमी की अंगूठी भी ले ली। अपनी चेतना को भंडारण ऋण के अंदर भेजकर उसने देखा कि अंदर क्या था। बुरा नहीं था। उसने पाया कि अंगूठी में कई तरह के खजाने भरे हुए थे। एक चीज थी जिसमें उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, वह थी अंगूठी के अंदर रखी शराब की बोतल। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में पेजन ने उसे बताया था। दक्ष के अनुसार जब वह शराब पीने के बाद ऐसा करने का प्रयास करेगा तो यह उसे भाग्य के नियम को समझने में मदद करेगा। दक्ष के लिए ये किसी भी अन्य खजाने से ज्यादा मूल्यवान था। सिर्फ इसी कारण से उसने पेजन की अंगूठी के अंदर मिले कपड़ों के साथ अपने कपड़े बदलने से पहले उसी उंगली में अंगूठी पहनी थी जिसमें पेईजन ने पहनी हुई थी। पेईजन उससे थोड़ा छोटा था। यही कारण था कि मास्क ऑफ मिसचीफ ने पेजन का रूप धारण करने के बाद उसकी ऊंचाई कम कर दी। सब कुछ खत्म करने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया और वापस चलने लगा। उसने उस आदमी के व्यवहार का अध्ययन किया था और वह जानता था कि उस तरह से कैसे पेश आना है। उसे बस एक घमंडी षड्यंत्रकारी कुलीन व्यक्ति की तरह व्यवहार करना था और वह ठीक होने वाला था। पेजन के साथ हुई मुलाकात और उसके विचारों को पढ़ने से दक्ष को ये काम पूरा करने का और भी अधिक आत्मविश्वास मिला। जब वह यहाँ आ रहा था तो उसने वह कमरा देखा था जहाँ पे जेन रह रही थी, इसलिए उसे खोजने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। वह लंबे गलियारों से होते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां उसने पे जेन को देखा था। वह उस हॉल के पास पहुंचा जहां पेजन बिजली की दुनिया के उम्मीदवारों से लड़ने के लिए घुसा था। दुर्भाग्य से यह वही समय था जब बिजली की दुनिया के उम्मीदवार भी हॉल से बाहर आ रहे थे। उन्होंने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। अब वे अपने कमरों में वापस जा रहे थे। वे सभी थके हुए लग रहे थे। हालांकि लड़की बिंग लुई बिल्कुल ठीक लग रही थी। यह स्पष्ट था कि टीम के अन्य 2 लोगों को सीमा तक धकेला गया था, लेकिन लड़की की सीमाओं को चुनौती नहीं दी गई थी। तुम बिंग लुई ने दक्ष को देखते ही कहा। दक्ष अगर खुद होता तो सामान्य रूप से पहुंच जाता, लेकिन अब वह पे जेन था। अगर वह संदेह पैदा नहीं करना चाहता था तो उसे भूमिका निभानी थी। हाँ, मैं क्या तुम उस आदमी को भूल गई हो जिसने तुम्हें पीटा था? तुम उस गार्ड को धन्य क्यों नहीं देती जिसने तुम्हें बचाया? वही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से तुम अभी भी अपने पैरों पर चल पा रही हो, दक्ष ने कहा। तुम कमीने, उसने तुम्हें बचाया, मुझे नहीं। हिम्मत हो तो वापस आओ और लड़ो, बिंग लुई ने दृढ़ता से उत्तर दिया। क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? अपने दोस्तों से पूछो। अगर तुम इतने अंधे हो कि ऐसी बुनियादी चीजों के बारे में भी नहीं जानते तो उन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो जिसे अभी भी यह एहसास नहीं है कि तुम कैसे हारने वाले थे, दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए तर्क दिया। तुम बिंग लुई इतनी गुस्से में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। क्रोध उसके सिर पर हावी हो गया था। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं? मुझे खेद है, मैं बर्बादी बर्दाश्त नहीं करता, दक्ष ने पलटकर जवाब दिया। लुई को उसकी प्रतिक्रिया सुनकर खून की खांसी आने लगी, यहाँ तक
कि बाकी दो लोग भी हैरान थे। क्या यह उनकी गलत फहमी थी? इस आदमी की अपमान करने की क्षमता अब बेहतर लग रही थी, या फिर यह कि पिछली बार वह अपनी पूरी अपमान करने की क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? अभी मुझसे लड़ो। बिन लुई ने गरजते हुए अपनी तलवार निकाली और दक्ष पर निशाना साधा। ये लड़की वाकई एक बच्ची की तरह है, वह बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, दक्ष ने सोचा जब उसने उसे तलवार निकालते देखा। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अगर मैं लड़ सकता तो तुम अभी घुटनों के बल लेटकर मुझसे माफी मांग रही होती। दुर्भाग्य से अब मैं नियम जानता हूँ, मैं अयोग्य घोषित नहीं होना चाहता, दक्ष ने लड़की से कहा और अपनी आंखें घुमाए। आपके पास शीर्ष रैंक पाने का कोई मौका नहीं है, इसलिए आपको परवाह नहीं है। दूसरी ओर अगर मैं अयोग्य घोषित कर दिया गया तो मैं और भी अधिक खो दूंगा, उसने लड़की की अनदेखी करते हुए कहा और वहां से जाने लगा। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, अगर तुम्हें मौका मिले तो मुकदमे में मेरा सामना करो। बिन लुई ने दक्ष को जाते हुए देखा, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह उसके पीछे चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ी। इंतजार उसकी टीम के लाल बालों वाले आदमी ने उसे रोक दिया। एक तरह से वह सही है, अब उससे लड़ना बेकार है, अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम अयोग्य घोषित हो जाओगे और तुम्हारे बिना हमारी रैंक और भी खराब हो जाएगी, इसलिए ऐसा मत करो। अगर उससे लड़ना तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हें जल्द ही मौका जरूर मिलेगा, उसने आगे कहा। किसी भी मामले में ट्रायल शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, तुम सही हो, मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जल्द ही देख लूंगा, बेहतर होगा कि उसे सबके सामने उसकी स्थिति दिखा दूं। बिन लुई ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने दक्ष की ओर देखना बंद कर दिया जो उनसे दूर जा रहा था। वह अपने आदमियों के साथ चली गई। पे जैन ने जिन गार्डों को पीटा था वे अभी भी बेहोश थे, लेकिन बिन लुई और उनकी टीम उनकी परवाह नहीं करने वाली थी, वे बस बेहोश थे, इसलिए ये किसी भी मामले में चिंताजनक नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उन लोगों को पीटा था, दक्ष जा रहा था, लेकिन उसने अभी भी अपनी दिव्य इंद्री को उस लड़की पर बनाए रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पागल महिला उस पर पीछे से हमला न कर दे। उन्हें जाते हुए देखने के बाद ही उसने अपनी दिव्य चेतना वापस ली। वह उस कमरे में वापस चला गया जहां उसने पहले पे जैन के साथी को देखा था। वह पे जैन और कियान यू के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, ये सिर्फ वह आदमी था जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, किसी के यह अनुमान लगाने की संभावना बहुत कम थी कि वह वास्तव में पे जैन नहीं था, क्योंकि यह असंभव लगता था। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि किसी ने वास्तव में पे जैन को मार दिया और भागने के बजाय अपने कमरे में वापस आ गया। अगर वह चुप रहता तो उन्हें उसका व्यवहार अजीब लगता, लेकिन इसे पे जैन की मौत से जोड़ना असंभव था, इसलिए उसे बस थोड़ा सावधान रहना था और मुसीबत में नहीं पड़ना था। वह उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा बस सुनिश्चित करने के लिए। उसने एक बार फिर अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाया। क्या वह लड़की वापस आ गई? कमरे के अंदर लड़की को देखकर उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर फैल गई। क्या उसने आखिरकार उसे ढूंढने का प्रयास छोड़ दिया है? सौभाग्य से यह छोटी सी बच्ची सम्राट के पास नहीं गई और उसे मुझे खोजने के लिए नहीं कहा। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वह बहुत जल्द वापस आ गई। मुझे लगा कि वह कम से कम पहले पूरे महल में मुझे खोजने की कोशिश करेगी, उसने सोचा और दरवाजा खोला। वह अंदर घुसा और एकमात्र बिस्तर के पास चला गया जो खाली था। वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। तुम समय पर वापस आ गए, मुझे लगा था कि हम तुम्हें सिर्फ ट्रायल में ही देखेंगे, काले बालों वाले आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए टिप्पणी की। मैं उब गया था, दक्ष ने अपने ढीले रवैये के साथ उत्तर दिया। सच है, ऐसा नहीं है कि इस जगह में कोई दिलचस्प बात है, इसीलिए मैं तुम दोनों की तरह नहीं गया। अब तुम भी वापस आ गए हो तो आराम करो, जल्दी ही परीक्षण शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमें बोर नहीं होना पड़ेगा, काले बालों वाले आदमी ने जवाब दिया। दक्ष उस आदमी का नाम भी नहीं जानता था, इसलिए उसने केवल अपना सिर हिलाया और अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर आराम से बिस्तर पर लेट गया। कियान यूने ने दक्ष को देखा, उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि पे जैन में कुछ अलग है। वह जो खुशबू दे रहा था वह अलग थी। क्या यह उसकी गलतफहमी थी? उसने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। आखिर वह उसकी परवाह क्यों करेगी? उसने उस आदमी पर ध्यान देना बंद कर दिया। तीनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। वहां सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद दरवाजे पर दस्तक से सन्नाटा टूटा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, काले बालों वाला आदमी मुस्कुराया। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा। दक्ष भी खड़ा हो गया। कियान यू भी जल्द ही उसके पीछे आ गया। ऐसा लग रहा था मानो सभी को पता था कि यह कौन हो सकता है। शाम हो चुकी थी, वे आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि यह वही व्यक्ति होगा जो उन्हें ट्रायल स्थल तक ले जाने वाला था। जैसे ही काले बालों वाले आदमी ने दरवाजा खोला, उसने बाहर एक नौकर को देखा। कृपया मेरे पीछे आइए, नौकर ने तुरंत कहा। उसने समझाने की भी जहमत नहीं उठाए। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी कुछ नहीं पूछा और वे उस आदमी के पीछे चले गए। आखिरकार हम कुछ मजा कर सकेंगे, काले बालों वाला आदमी अपनी अंगुलियों को चटका हुए बुदबुदा। या कि आन्यू, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करे, देखते हैं हम दोनों में से कौन प्रथम स्थान प्राप्त
करता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे प्रतियोगिताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। कियांग यू ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, क्या तुम डर गए हो? काले बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, डर गए डूलिया, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र है। कियांग यू ने उत्तर दिया, उनकी बातचीत के कारण दक्ष को अंततः उस काले बालों वाले आदमी का नाम पता चल गया। तो फिर तुम शर्त क्यों नहीं लगाते? अगर तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीत जाओगे तो तुम्हें खोने को क्या है? डुलियांग ने सहजता से पूछा, चलो जब मुकदमा शुरू होगा तब भी मुझे यकीन है कि कमजोर के साथ यह उबा होगा। शीर्ष 2 रैंक पहले से ही हमारे लिए आरक्षित है। चलो हम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता बनाकर इसे दिलचस्प बनाते हैं। अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इसे हमारे बीच की प्रतियोगिता के रूप में सोच सकती हो। कियांग यू ने आखिरकार हार मान ली और वह सहमत हो गई। ऐसा नहीं था कि वह किसी भी मामले में कुछ खोने वाली थी, ये केवल उनके लिए बेहतर कार्य करने की प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। क्या इन लोगों की नज़र में वाकई कोई और नहीं है? उन्हें पहले से ही यकीन है कि वे जीत जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग वाकई इतने कमजोर हैं? दक्ष ने पीछे की ओर चलते हुए सोचा, मुझे कुछ बहुत मजबूत दावेदारों के बारे में सुनना याद है। डार्क वर्ल्ड के लोगों को यहाँ सबसे मजबूत माना जाता है। क्या ये हो सकता है कि ये दोनों उससे भी ज्यादा मजबूत हो? अच्छा चलो इसे और भी रोचक बनाते हैं, जो जीतेगा उससे इनाम मिलेगा। डुलियांग ने आगे कहा, क्या इनाम? कियांग यू ने उत्सुकता से पूछा, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे शादी करोगी? डुलियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कियांग यू ने बिना किसी भावभंगिमा के उस आदमी को देखा, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेशक मैं ऐसा करता हूँ, बड़े पुरस्कार बेहतर प्रेरणा देते हैं। डलिया ने बताया, अगर मैं जीत जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कियांग यू ने पूछा, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे शादी करोगी और अगर तुम जीत गई तो मैं तुमसे शादी करूंगा, समझे? निष्पक्ष व्यापार, डुलियांग ने हंसते हुए उत्तर दिया। कियांग यू के हाव भाव आखिरकार बदल गए जब उसने उस आदमी को असमंजस में देखा। क्या वह मूर्ख था? क्या बकवास है? यह आदमी इतना गंभीर लग रहा था और वह इतने समय से इसी के पीछे पड़ा था। यार आजकल ये जानना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। दक्ष भी यह शब्द सुनकर हैरान रह गया। मैं मजाक कर रहा, बेवकूफ, मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो, डुलियानो देकर कहा और फिर जोर से हंस पड़ा। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। उन्होंने जल्दी ही अपनी बात जारी रखी, इसमें कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। तुमसे प्रतिक्रिया पाना मजेदार था। मैंने सोचा था कि जब मैं शादी के बारे में बात करूंगा तो तुमसे प्रतिक्रिया पा लूंगा, लेकिन वह योजना विफल हो गई। आखिरकार मैं प्रतिक्रिया पाने में कामयाब रहा, डुली ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या कियांग ये उलझन में लग रही थी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुम बेवकूफ हो, तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, डुलियांग ने जवाब दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो केवल खेती करना और मजबूत बनना चाहता है। मेरे जीवन में पत्नी या प्रेमी के लिए कोई जगह नहीं है। हम तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम आज बीमार हो? क्या तुम आराम की जरूरत है? अगर तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पास कुछ गोलियां हैं, कियांग ने चिंता के साथ कहा, जैसे कि वह वास्तव में उसके स्वास्थ्य के बारे में गंभीर थी। ओह, तुम अभी भी नहीं समझे? तुम कुछ मामलों में इतने चतुर और दूसरों में इतने धीमे कैसे हो सकते हो? लियांग ने अपने माथे पर थपकी देते हुए पूछा। तुम्हें ठीक उसी समय समझ जाना चाहिए था जब मैंने इसके बारे में बात की थी कि मैं मजाक कर रहा था। तुम उस आदमी से लड़ने के बाद वापस आने के बाद से ही एक मृत व्यक्ति की तरह देख रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा ध्यान थोड़ा हटाने और तुम्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए ऐसा करने के बारे में सोचा। उन्होंने आगे कहा, तो क्या ये काम कर गया? तुम बिल्कुल अलग हो, कियांग यू ने आंखें घुमाते हुए कहा। हालांकि उसने यह नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान से पता चल रहा था कि अब वह बेहतर है। हाँ, डुलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ऐसा ही होगा। मेरी योजना कैसे विफल हो सकती है? आखिरकार मेरा अभिनय भी शीर्ष स्तर का है। तुम क्या कहते हो पेजन, मैं अच्छा था है ना? उसने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मजाक कर रहे हो, दक्ष ने जवाब दिया। अगर आपको पता होता कि मैं अभिनय कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा अभिनेता कैसे बन सकता था? आखिरकार मैं कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हूँ, अभिनय उनमें से एक है। मुझे लगा कि यह पूरे महाद्वीप में एक प्रसिद्ध तथ्य है। आश्चर्य की बात है कि आप दोनों को इसके बारे में पता नहीं था, लियांग ने जवाब दिया और उसने असहाय से अपना सिर हिलाया। हम यहाँ हैं, नौकर ने उनकी मजेदार बातचीत को बाधित करते हुए दरवाजे के सामने रुककर कहा। ओह, हम पहले से ही यहाँ हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक तरफ हट जाओ। डुलियांग अपने सामान्य गंभीर रूप में लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जो व्यक्ति पहले दिख रहा था वह सिर्फ एक तृष्णा या भ्रम था। नौकर ने दरवाजा खोला और मेहमानों को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। डुलियांग ने पिछली बार की तरह ही बढ़त बना ली और सिर ऊंचा करके अंदर घुस गया। उसके बाद कियांग यू ने प्रवेश किया। दक्ष सबसे आखिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति था। इससे एक बार फिर कियांग यू को शक हुआ, पेजन उनके पीछे कैसे चल रहा था? यह आदमी बहुत घमंडी था, उसे डुलिया के पीछे चलना भी पसंद नहीं था। उसके पीछे तो
बिल्कुल भी नहीं, वह डुआक के बगल में चलना पसंद करता था। वह अचानक इतना शांत क्यों हो गया? दक्ष उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। सम्राट अंत में प्रवेश करता है, क्या तुम्हें पहले प्रवेश करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? उसने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लड़की से पूछा। चेह, तो यही तो तुम सोच रहे थे, तुम दिखावा करना चाहते थे, तुम बहुत दिखावा करते हो, कियान यू ने आंखें घुमाते हुए कहा। बस यही बात कहने के लिए तुम पीछे चले आए। कियान यू के बाद दक्ष हॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने हॉल के अंदर रेत से भरी जमीन पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी बड़ी है। ये बहुत बड़ी थी। यह जगह महल के अंदर कैसे हो सकती है? ऐसा लग रहा था कि यह कोई हॉल नहीं बल्कि अपने आप में एक शहर है। अगर कोई व्यक्ति इस हॉल के दूसरे छोर पर खड़ा हो जाए तो उसे देखना भी असंभव होगा, उसकी आवाज सुनना तो दूर की बात है। ये जगह इतनी बड़ी लग रही थी। क्या वे यहाँ किसी तरह का अंतरिक्ष जादू इस्तेमाल कर रहे हैं? उसने सोचा और भौं सीढ़ी। हालांकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसने बाकी दो की तरफ देखा कि क्या वे भी हैरान है। उसकी उम्मीदों के विपरीत बाकी दो बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखे। ये उनके लिए सामान्य बात होगी, वे अपनी दुनिया के शासक हैं, सबसे कुलीन वर्ग। उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। उसने अपना ध्यान कमरे में इधर उधर घुमाया, ये देखने के लिए कि यहाँ और कौन कौन है। उसने देखा कि एक तरफ 3 राजकुमार खड़े हैं, राजकुमारी भी उनके साथ खड़ी थी, कुछ पहरेदार भी उनके साथ खड़े थे। उनके पास ही बहुत से लोग फैले हुए दिखाई दे रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने कमरे के दूसरे छोर पर खड़े होने का विकल्प नहीं चुना। भले ही वे दूर खड़े थे, लेकिन उनके बीच की दूरी सामान्य थी। 3-3 लोगों की कई टीमें अपने अभिभावकों के साथ खड़ी देखी जा सकती थी। 1 4 1 5 1 6 1 7 1। दक्ष ने उन्हें गिनना शुरू किया। टीमों की गिनती पूरी करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ केवल 18 टीमें थी। उसकी टीम को मिलाकर अब 19 टीमें थी। बंग लुई और लाइटनिंग वर्ल्ड के अन्य लोग भी यहाँ थे। एक टीम का आना अभी बाकी था, क्योंकि इसमें 20 विश्व टीमें भाग लेने वाली थी। डू लियांग और अन्य लोग अंदर आए, सभी की निगाहें उन पर टकी थी। अभी सिर्फ 2 टीमें आनी बाकी थी और वे 2 टीमें सबसे मजबूत थी। चूंकि डुलिया की टीम उन 2 टीमों में से एक थी, इसलिए किसी को भी इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वे कितनी मजबूत थी। वे भीड़ के करीब पहुंचे और आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए रुक गए। अरे, डार्क वर्ल्ड के लोग अभी भी यहाँ नहीं है, वे लोग आज भी देर से आए हैं, लियांग ने टिप्पणी की जब उसे एहसास हुआ कि कौन सी टीम अनुपस्थित थी। डार्क वर्ल्ड के लोगों में कुछ खास विशेषताएं थी। चूंकि वे एक मजबूत टीम थे, इसलिए वह उनके बारे में जानता था। उसने उन्हें ताज के बीच खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हमारे आदमी उन्हें लाने गए हैं, वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, हम तब शुरू कर सकते हैं। एस्टेरिया साम्राज्य के प्रथम राजकुमार ने दलिया को उत्तर दिया। चूंकि वह एक मेजबान था, इसलिए प्रश्नों का उत्तर देना उसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करूंगा। वे एकमात्र टीम है जो मुझे लड़ाई में कुछ मनोरंजन दे सकती है। मैं आपको उनके बिना शुरू नहीं करने दूंगा, भले ही आप चाहे। डू लियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे पहला चरण क्या है, युद्ध या कुछ और? उन्होंने पूछा। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं स्वयं भी नहीं जानता, केवल मेरे पिता ही जानते हैं और उन्होंने हमें बताने से भी इनकार कर दिया। केवल वे ही वापस आने पर आपको इस बारे में उत्तर दे सकते हैं। क्राउन प्रिंस मेन लुकी ने कुछ अनिच्छा से स्वीकार किया। हाँ, बुरा नहीं है, या तो वह वास्तव में चाहता है कि आप लोगों को मुकदमे में अतिरिक्त बढ़त ना मिले, या आप झूठ बोल रहे हैं। जो भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बिजली की दुनिया से बिंग लुई दक्ष की ओर देख रही थी, जो डूलिया के साथ खड़ा था। वह उनसे युद्ध करना चाहती थी। दक्ष ने लड़की को देखा और मुस्कुराया। जब लड़की ने उसे घूरा तो उसने उसे डराने के लिए आंख भी मारी। बिंग लुई हैरान रह गई जब दक्ष ने उसे आंख मारी। वह घृणा से एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सकी। दक्ष को उसकी प्रतिक्रिया सुनकर जोर से हंसने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखा। वह केवल 5 टीमों को पहचान पाया जो यहाँ मौजूद थी। 13 अन्य टीमें ऐसी थी जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं था, और उसे यकीन था कि वह उनके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। वह यहाँ सिर्फ अपनी टीम के साथ रहने आया था, ताकि उन्हें पे जैन की कमी महसूस ना हो। अगर ट्रायल में उसे लड़ने की जरूरत पड़ती तो वह बहाने बनाता और रैंकिंग से बाहर निकल जाता। उसने बहाने पहले ही सोच लिए थे, और अगर लड़ाई के अलावा कुछ और होता तो वह अच्छी रैंक पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता। टीम में 3 लोगों की रैंकिंग ने दुनिया तय की कि रैंकिंग का अगला चरण कहाँ होगा। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यह मिंगू की दुनिया में हो। इसके लिए उसे अच्छी रैंकिंग की भी जरूरत थी। उसे उम्मीद थी कि किस्मत उसका साथ देगी। अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर यह सुनिश्चित करेगा कि उसे अगली परीक्षा के लिए मिंगू की दुनिया में जाने का मौका मिले। अल्पिराम, अगर किस्मत उसके साथ नहीं होती तो वह वापस जाने के लिए और बहाने बनाने जा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसे जो भी दुनिया चुनी जाएगी वहां जाना होगा। मिंगू की दुनिया में उसका प्रवेश अधिक सुलभ बनाने के लिए उसके साथ जाना बेहतर था। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या परीक्षण होगा, कमीने, बिंग लुई ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने एक बार फिर दक्ष की ओर देखा। जब उसने
उसकी ओर देखना बंद कर दिया था। कुछ मिनट और बीते थे कि दरवाजे फिर से खुल गए। दरवाजे से एक काली धुंध अंदर आने लगी जो पूरे विशाल हॉल में फैल गई। धुंध जमीन से सिर्फ कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। ऐसे दिखावटी डुलियांग ने सूखी हंसी में अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारी एंट्री भी ऐसी ही हो सकती थी, कियांग ने डुलियांग से कहा जो उदासीन दिख रहा था लेकिन फिर भी उस पर टिप्पणी कर रहा था। ये तो बेकार का दिखावा है, इन लोगों को इससे कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होने वाला है। डुलियांग ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा मुझे कुछ बेकार चीजों को प्रभावित करने का प्रयास क्यों करना चाहिए? आप किसे कचरा कह रहे हैं? एक लाल बालों वाले आदमी ने शिकायत की। जो परेशान लग रहा था वह दूसरी टीम से था जो फैंग शू टीम के सबसे करीब थी। माना जाता है कि यह टीम सबसे कमजोर टीमों में से एक थी, लेकिन जब वे दूसरों की नजर में तुलनात्मक रूप से कमजोर थे तब भी वे अपनी दुनिया के प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। वे इस अपमान को कैसे हरा सकते थे जब यह उनकी आंखों के सामने था? कोई व्यक्ति उन्हें बेकार कैसे कह सकता है? यह उचित नहीं था और इसने पूरी टीम को क्रोधित कर दिया। केवल लाल बालों वाले व्यक्ति ने शिकायत की क्योंकि वह विंडशॉक दुनिया की टीम का नेता था जिस पर पूरी तरह से गुरमी साम्राज्य का शासन था, जैसे एस्टिया ने इस दुनिया पर शासन किया था। टीम के तीनों सदस्य गुरमी राजघराने के शाही राजकुमार थे। वे अपनी दुनिया के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्हें सहस्राब्दियों में एक बार स्वर्ग से भेजे गए प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था जिन्हें अरबों लोग पूछते और सम्मान देते थे। युवा उनके जैसा बनने का सपना देखते थे। उन्हें कचरा कैसे कहा जा सकता है? आखिर इस दुनिया को क्या हो रहा है? क्या तुमने कुछ कहा? डुलियांग ने लापरवाही से लाल बालों वाले आदमी को देखा। उसकी आंखें अचानक खून से लाल हो गई। लाल बालों वाले आदमी को अपने दिल में एक ऐसी हड्डियां कंपानेरों में गूंज उठी। दक्ष ने यह भी देखा कि डुलिया की गहरी आंखें अचानक लाल हो गई। दुर्भाग्य से उसे उनसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। ये बस एक बढ़िया चाल लग रही थी। लाल बालों वाला आदमी इसके इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? और अभी डुलिया के आसपास से काली धुंध कैसे हट रही थी? पहले तो ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों ने धुंध को डरा दिया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मौत की आंखें? दक्ष ने जुन से पूछा। उसे लगा कि उसके शब्दों का लाल आंखों से कुछ लेना देना है। जो चीज जुन को आश्चर्यचकित कर सकती है वह वाकई खास होनी चाहिए। यह एक विशेष शरीर है जो ब्रह्मांड में केवल एक या दो बार दिखाई देता है। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा लेकिन इसे वास्तव में एक दुर्लभ शरीर कहा जाता है। पिछली बार ये दानव क्षेत्र के एक राजकुमार में दिखाई दिया था। वह व्यक्ति वास्तव में एक भयानक व्यक्ति था जो मृत्यु की आंखों के कारण और भी अधिक शक्तिशाली था। जुन ने दक्ष को बताया। दुर्भाग्य से यह व्यक्ति मृत्यु क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ था। उसके पास मूल ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता नहीं है। उसकी मृत्यु की आंखें मजबूत हो सकती है लेकिन उस व्यक्ति की आंखों जितनी मजबूत नहीं थी। उसने आगे कहा। हालांकि वह इस बार दक्ष के पास नहीं दिखी। इन आंखों में क्या खास बात है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। सब कुछ। इन आंखों को यूं ही मौत की आंख नहीं कहा जाता और यह कोई खुद का दिया हुआ नाम नहीं है। इन्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर जातियों में से एक अमर दानव जाति ने मौत की आंखें कहा था। जुन ने दक्ष से कहा। अमर दानव जाति वे कौन है? वे असली राक्षस हैं जो दानव क्षेत्र में रहते हैं। आप उन्हें राक्षसों के रूप में जानते हैं। दुनिया में कई निचले राक्षस हैं और कई अन्य समान जातियां हैं जो उन्हें सामूहिक रूप से राक्षस कहती है, भले ही वे अमर दानव जाति में से एक ना हो। जुन ने उससे बताया। अमर राक्षस ही असली राक्षस है और केवल वही है जिनकी तुलना स्वर्गीय योद्धाओं से की जा सकती है। उसने दक्ष को बेहतर विचार देना जारी रखा ताकि वह बेहतर ढंग से समझ सके। मैं समझता हूँ आप दानवों को अमर दानव जाति कहते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा मुख्य प्रश्न अभी भी बना हुआ है। यह आखिर कर क्या सकता है? दक्ष ने उलझन में पूछा। वह जानना चाहता था कि यह क्या करता है, यह इतना खास क्यों था? इसकी क्षमताओं के बारे में बताने के बजाय जुन ने उसे इसके इतिहास के बारे में सब कुछ बताया। हालांकि इतिहास दिलचस्प था लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे दक्ष जानना चाहता था। ये जानने से पहले कि यह क्या कर सकता है, इन शब्दों का महत्व जानना बेहतर है। इसलिए शिकायत करना बंद करो। जहां तक इसकी क्षमताओं का सवाल है, यह एक जटिल क्षेत्र है क्योंकि केवल अमर दानव राजकुमार जिसके पास यह आंखें हैं वही इसकी पूरी क्षमताओं को जान सकता है। जुन ने उत्तर दिया। तो तुम्हें इन क्षमताओं के बारे में नहीं पता? तुम सिर्फ ना जानते हो कि यह खास है। क्या तुम्हें इतना दिखावा करने की जरूरत थी? बस इतना कहो कि तुम्हें नहीं पता कि यह खास क्यों है। बस इतना पता है कि यह खास है। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने अपने चेहरे पर हाथ मारने की इच्छा को भी नियंत्रित किया। वह इसे इतने लंबे समय तक क्यों खींच रही थी जबकि वह खुद नहीं जानती थी कि यह क्या करने में सक्षम है? ये समझा जा सकता था कि यह डरावना था क्योंकि यह उस जाति के राजकुमार के पास था जिसकी तुलना स्वर्गीय अमरों से की जा सकती है। तुम बेवकूफ हो। मेरा मतलब यह नहीं है। बेशक मैं इसकी क्षमताओं को जानता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होना भी संभव है? बेशक यह अच्छी तरह से जाना जाता है। मैं इसकी क्षमताओं को भी जानता हूँ। जुन की गुस्से भरी आवाज दक्ष के सिर में गूंज उठी। दक्ष को यह अजीब लगा। अब तक तो जुन को उसके सामने आ जाना चाहिए था, फिर
भी वह बाहर क्यों नहीं आ रही थी? उसे बिना पूछे ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि कसूर ने निम्नलिखित कथन कहा। मृत्यु की आंख वाले व्यक्ति की पहली विशेषता यह है कि वह खजाने की आत्माओं और यहाँ तक कि सामान्य आत्माओं को भी देख सकता है। शून्य ने कहा, अल्पविराम हम वह खजाने वाली आत्माओं को भी देख सकता है। मैंने भी पिछली बार एक आत्मा देखी थी, इसलिए मुझे लगता है कि यह अजीब नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की खजाने वाली आत्माओं को देखना यह वाकई अविश्वसनीय है। दक्ष ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा, क्या इसलिए तुम बाहर नहीं आ रहे हो? यही इसकी सबसे कम विशेष बात है। असाधारण बात यह है कि यह आंखें उपयोगकर्ता को रक्त की शक्ति प्रदान करती है। झून ने दक्ष को बताया, रक्त की शक्ति क्या है? दक्ष ने पूछा, रक्त की शक्ति किसी व्यक्ति की रक्त को नियंत्रित करने की क्षमता है। जब मृत्यु की आंखें सक्रिय होती हैं तो इन आंखों का स्वामी किसी भी ऐसे प्राणी के शरीर को नियंत्रित कर सकता है जिसमें रक्त है। जूल ने उत्तर दिया। दक्ष ने इस क्षमता के बारे में सुनकर लगभग जोर से गाली दी। यह किस तरह की अति शक्तिशाली क्षमता थी? कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है जिसके पास खून है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नियंत्रित कर सकता है? चिंता मत करो, वह उन प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकता जो नश्वर नहीं है। जुन ने कहा, अमर दानव राजकुमार दानव जाति से था। वह मूल ऊर्जा का उपयोग कर सकता था जिससे उसकी क्षमताएं बढ़ जाती थी। वह आमतौर पर दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली भी था, इसलिए वह कुछ सबसे शक्तिशाली साधकों को भी नियंत्रित कर सकता था। उसने आगे कहा, इसके अलावा उसने कहा, फिर भी वह स्वर्गीय जाति को नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए व्यक्ति की क्षमता और ताकत इस बात में भूमिका निभाती है कि व्यक्ति अपनी विशेष काया से कितनी ताकत निकाल पाता है। यह आदमी अपनी आंखों के बिना मानवता के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत के करीब भी नहीं पहुंच सकता। अमर दुनिया के लोगों से तुलना करने में सक्षम होना तो दूर की बात है, अमर दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्यों का कब्जा है जो संत दायरे से आगे निकल गए हैं। यह आदमी उसके करीब भी नहीं है। और अमर दानव जाति अमर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मानव से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो यह व्यक्ति केवल उन मनुष्यों को नियंत्रित कर सकता है जिन्होंने साधना शुरू नहीं की है और एक साथ बहुत अधिक संख्या में नहीं। उसने अपनी व्याख्या समाप्त की। फिर ऐसा क्यों लगता है कि वह लाल बालों वाले आदमी को प्रभावित कर रहा है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। वह उस आदमी को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें भी दुश्मन को डराकर अपनी गरिमा दिखाती हैं। एक हड्डी कंपा देने वाला डर उस आदमी को घेर रहा होगा। यह उसी तरह है जैसे अमर दानव राजकुमार कुछ कमजोर स्वर्गीय योद्धाओं को डराने में सक्षम था, भले ही वह उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। जो लोग डरे हुए थे वे उस पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जुन ने खुलासा किया, तो यह ऐसा ही है क्या? कोई और अभी दक्ष और सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन लोगों की सांसों की आवाज सुनकर उसका ध्यान भटक गया। उसने लाल बालों वाले आदमी की तरफ देखा जो अब घुटनों के बल लेटा हुआ था और अभी भी कांप रहा था। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हर कोई दरवाजे की ओर देख रहा था, जिसमें डुआग भी शामिल था, जिसकी आंखें सामान्य हो गई थी। दक्ष ने भी अपनी नजर दरवाजे की तरफ घुमाई। वह अपने लोगों को हॉल में प्रवेश करते देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो हवा लोगों के साथ चल रही हो। जैसे जैसे वे चलते थे हवा भी उड़ती थी। वे पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी पोशाक को पूरा करने के लिए पीठ पर एक काला लबादा था। उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए थे, मानो उनके अंदर खून का एक कतरा भी ना हो। इन लोगों की आंखें काली थी, सिर्फ पुतलियां ही नहीं बल्कि उनकी आंखों का सफेद हिस्सा भी काला था। ये पहली बार था जब दक्ष ने उनके ऐसा कोई व्यक्ति देखा था। अंदर आने वाले तीनों लोग पुरुष थे। उन सभी के बाल लंबे थे जो कमर तक आते थे। उनके होंठ भी आकर्षक थे क्योंकि वे थोड़े बैंगनी थे। अंधकार की जाति तो अब वे नश्वर दुनिया में रहते हैं। अजीब बात है, अंधकार की जाति मनुष्यों की अमर दुनिया में एक प्रमुख जाति है। अब वे नश्वर दुनिया में क्यों रह रहे होंगे? पिछले कुछ सालों में क्या बदल गया है? जून की अधिक भ्रमित आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। वे अमर दुनिया से हैं? दक्ष ने जून से पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें ऐसा ही होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें नश्वर दुनिया में बसना पड़ा। अगर वे पहले जैसे होते तो नश्वर दुनिया में इतनी छोटी प्रतियोगिता के लिए नहीं आते। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा हुआ जिसने उन्हें कमजोर कर दिया। मुझे उनमें पहले जैसी आभा भी नहीं दिखती। जून ने दक्ष को जवाब दिया। दिलचस्प है, अमर दुनिया से एक जाति। मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूं कि उनके युवा मुझसे कैसे तुलना करते हैं। भले ही वे अब कथित तौर पर कमजोर है, फिर भी इससे मुझे उच्च क्षेत्रों में क्या उम्मीद करनी है? इस बारे में कुछ अच्छा विचार मिलेगा, दक्ष ने सोचा, क्योंकि वह अब यहाँ आए नए लोगों को देख रहा था। नए लोग भी उसकी ओर देखने लगे। तीन काले कपड़े पहने हुए आदमी दक्ष की ओर देख रहे थे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे अपने समूह की दिशा में देख रहे थे। डू लियांग ने लोगों की आंखों में सीधे देखा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिख रहा था। कियान यू भी बिल्कुल ठीक लग रही थी जब वह उन पुरुषों की ओर देख रही थी। अमर दुनिया की अंधकार जाति, मुझे उनके बारे में कुछ खास नहीं लगता। हालांकि उनके बारे में कुछ अजीब है। वे थोड़े बहुत साधारण लगते हैं। मुझे उनमें कोई ताकत नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे उनमें जरा भी साधना नहीं है। दक्ष ने अंधकार जाति को देखते हुए आश्चर्य जताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास वह साधना नहीं है जिसके बारे में आप जानते हैं। वे एक ऐसी जाति है जिनके पास साधना का एक अलग तरीका है। उनकी साधना उनके मार्शल स्पेस में संग्रहित होने के बजाय उनके शरीर में निहित है। क्या साधना उनके शरीर में है? तुम्हारा मतलब है कि वे शारीरिक साधक हैं? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। वे शरीर साधक भी नहीं है, ये दोनों का मिश्रण है। मार्शल साधना उनके मार्शल स्थान में उनकी साधना को बनाए रखती है। शरीर
महावीर साधक भी यही करते हैं, केवल अंतर यह है कि वे अपने शरीर को पोषण देने के लिए अधिकांश क्यूई का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी साधना के लिए कम क्यूई बचती है। जुन ने दक्ष को उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, ये लोग सीधे अपने शरीर में क्यूई को संग्रहित करते हैं, इस प्रकार उनके शरीर को निरंतर पोषण मिलता रहता है, भले ही वे इसकी ना रखते हो तो वे दक्षता बढ़ाते हैं। दिलचस्प तरीका है, दक्ष ने धीरे से कहा। ये सही है, हालांकि यह उनके अलावा किसी अन्य चेहरे के लिए काम नहीं कर सकता। उनकी त्वचा उनकी साधना को बनाए रखने के लिए एकदम सही है। मनुष्यों का शरीर अलग है, भले ही आप वही करने की कोशिश करें, आप असफल हो जाएंगे। आपकी साधना आपके इकट्ठा करने से पहले ही तेजी से बाहर निकल जाएगी। जुन ने समझाया। उन्होंने आगे कहा, कोई भी मनुष्य उनकी विधि के माध्यम से आत्मा स्थापना क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता है तो ये बर्बादी है। दक्ष ने व्यंगपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी इस पर ध्यान दिया। ऐसा क्यों है कि सभी समूहों के संरक्षक यहाँ नहीं है? ये 3 लोग भी बिना संरक्षक के हैं। इनमें से कुछ के तो निश्चित रूप से संरक्षक थे। अजीब बात है, अंधेरी दुनिया के लोग जमीन के ऊपर तैरती काली धुंध में से गुजरे। वे जल्द ही धीमे कदमों से डूलिया के पास पहुंच गए। डूलिया के सामने रुककर तीनों पीले दिखने वाले आदमी उससे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में वाकई उत्सुकता साफ दिख रही थी। आपकी आंखें बहुत आकर्षक है, अग्रणी व्यक्ति ने भावशून्य स्वर में टिप्पणी की। उन्होंने उसे मौत की आंखों का इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन क्या वे कीट के बारे में जानते हैं? दक्ष ने झुन से पूछा। यह अमर दुनिया की अंधकार में जाती है, बुजुर्गों को निश्चित रूप से इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर वे नश्वर दुनिया के स्तर पर गिर गए हैं तो मुझे संदेह है कि उनके युवा इन आंखों के बारे में जानते होंगे। आंखों से संबंधित कई विशेष शारीरिक संरचनाएं हैं, अनुभवी लोगों के लिए भी इसे भ्रमित करना आसान है। जुन ने आलस से उत्तर दिया, काश मैं भी आपके बारे में यही कह पाता। लियांग ने जवाब दिया। डाकवल टीम के प्रमुख लोगों ने अपनी नजर कियांग यू पर घुमा ली, क्योंकि उन्होंने डूली आंख के ताने को नजरअंदाज कर दिया था। आप भी प्रतिभाशाली है, बुरे नहीं है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाकर तारीफ की। मुझे आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, कियांग यू ने दृढ़तापूर्वक कहा। अंत में उस आदमी ने एक बार फिर उन टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजरें दक्ष पर घुमा ली। कुछ देर तक अपनी नजरें दक्ष पर टिकाए रखने के बाद उसने बहुत सी अजीब बात है, आप में कुछ अजीब बात है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। आदमी ने उत्सुकता से कहा, क्या मुझे गर्व होना चाहिए? दक्ष ने आलस से पूछा। अपनी जगह पर वापस जाओ, ऐसे मत बनो जैसे तुम कोई भगवान हो। पुरुषों पर अभी भी शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी भावनाओं पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखते थे। दक्ष के मन में उन्हें चिंतित होते हुए देखने और उनका अलग रूप दिखाने की इच्छा थी। तुम तीनों अच्छी तरह से बात कर सकते हो, काले कपड़े पहने आदमी ने दक्ष से कहा, और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आए। हाँ, हम सभी में अमर दुनिया में अपने दम पर चढ़ने की प्रतिभा है और हम इतने बुरे भी नहीं हैं कि हमें कभी भी कुछ खास लोगों की तरह नश्वर दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाए। दक्ष ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उनका उद्देश्य उन्हें भगाना था। बेवकूफ, तुम अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? जुन ने दक्ष के कान में शिकायत की। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। दक्ष की कार्रवाई सफल होती दिख रही थी, क्योंकि उसने इन लोगों के चेहरों पर अनियंत्रित रूप से तनाव देखा। यहाँ तक कि डुली आंख को भी यह अजीब लगा, आखिर उसके साथी ने ऐसी बेतरतीब बात क्यों की और वह उनसे प्रतिक्रिया पाने में कैसे सफल हुआ? क्या वह कुछ भूल गया था? तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो, काले कपड़े वाले आदमी ने दक्ष से कहा। बेशक मैं ऐसा करूंगा, आखिरकार मैं तुम नहीं हूं। अब एक तरफ हट जाओ, मैं अपनी नजर में बदसूरत चीजें नहीं चाहता। दक्ष ने उनका अपमान करने के लिए आगे कहा। वे लोग उसमें दिलचस्पी रखते थे, वह ऐसा सिर्फ दिलचस्पी के विषय को बदलने के लिए कर सकता था। अगर वह उन्हें नाराज कर सकता तो शायद वे उसके बारे में बात ना करें। गुस्सा एक व्यक्ति की अदूरदर्शिता होती है, आखिरकार यही इन लोगों का मजाक उड़ाने के पीछे उसकी आंशिक प्रेरणा भी थी। हाँ, यह वही पेजन है जिसे मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया। डुलियांग ने दक्ष की प्रशंसा करते हुए जोर से हंसा। परीक्षण में आपसे मिलना मजेदार होगा। डार्क वर्ल्ड से आए आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। वह फैश के समूह से दूर जाने लगा और एक खाली जगह पर खड़ा हो गया। वहां फिर से शांति लौट आई, काली धुंध भी धीरे धीरे गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग सम्राट के आने और मुकदमा शुरू करने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। अब सब लोग यहाँ आ गए हैं, हम कब शुरू करेंगे? क्या तुमने अपने पिता को बुलाने के लिए किसी को भेजा है? डलिया को आखिरकार यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने तुरंत पूछा। उनके नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी क्राउन प्रिंस से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। हाँ, हम यहाँ समय बिताने नहीं आए हैं, मैं पहले ही बहुत देर तक इंतजार कर चुका हूँ। हमें कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए? अभी से शुरू कर दो। क्या वह भूल गया कि हमें ट्रायल करना है? हम इतने दूर से आए हैं और आपके पिता अपने महल के अंदर भी समय पर नहीं आ सकते, ये कैसा मजाक है? शिकायतें जल्द ही छुपे अपमान में बदल गई, जिससे राजकुमार क्रोधित हो गए। एस्टेरिया साम्राज्य के राजकुमार क्रोधित हो गए। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे अपने साम्राज्य का अपमान करे सिर्फ इसलिए कि उनके पिता यहाँ नहीं थे? तुम दूसरा राजकुमार कुछ कहने वाला था, लेकिन वह रुक गया जब उसने अपने बड़े भाई के हावभाव को देखा, जिसने उसे कुछ न बोलने का इशारा किया था। सम्माननीय अतिथि गण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम परीक्षण कब शुरू होना था इस पर कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए ये शिकायत कि मेरे पिता को परीक्षण शुरू करने में देरी हुई बिल्कुल सच नहीं है, क्राउन प्रिंस ने धीरे से कहा। इसके अलावा जब आप मेजबान की किसी ऐसी बात के लिए आलोचना करते हैं जो गलत नहीं है, तो इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में लिया जा सकता
लगता है ईमानदारी से कहे तो आप जो कर रहे हैं वह आलोचना भी नहीं है, यह उस जगह का अपमान है जहां आप ट्रायल में हिस्सा ले देने आए हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको ऐसा करने से बचने का सुझाव दूंगा क्योंकि इससे उस स्थान की अच्छी छवि नहीं बनेगी जहां से आप आए हैं। अभी उनका बोलना समाप्त ही हुआ था कि हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। हॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों को गेट से आती हुई घुटन भरी आभा महसूस हो रही थी। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसे एहसास हुआ कि कौन आया है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। उसने गेट की ओर देखा तो पाया कि उसके पिता सम्राट आरामदायक कदमों से प्रवेश कर रहे हैं। उनके पिता के पीछे 19 देशों के दूत भी थे जो यंगस्टर्स के साथ यहाँ आए थे। एस्टेरिया के सम्राट का चेहरा शांत था और उस पर कोई भावना नहीं थी। सम्राट को नमस्कार। जैसे ही सम्राट ने प्रवेश किया सभी ने उनका उचित तरीके से स्वागत किया क्योंकि वे इस दुनिया के अधिकारी थे। हम सम्राट ने केवल सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। दक्ष ने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा कि क्या वह उसे पहचान पाएगा या नहीं। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था लेकिन दक्ष फिर भी सुनिश्चित होना चाहता था। ऐसा लगता है कि वह अभी भी पहचान नहीं पाया है। शरारत का मुखौटा वाकई एक अविश्वसनीय वस्तु है। इसे किसने बनाया? सबसे मजबूत महाद्वीप का सम्राट भी इसका असली चेहरा नहीं देख सकता। इतनी छोटी सी जगह में ऐसी चीज कैसे आ गई? उसने सोचा क्योंकि उसे चिंता करने वाली कोई बात नजर नहीं आई। क्या आपके हाथ की अंगूठी भी वही नहीं थी? अंगूठी तो सबसे अच्छी कैलिबर की एक और भी बड़ी धरोहर है, जुन ने दक्ष से कहा। अंगूठी एक योजना का हिस्सा थी। ऐसी अंगूठियां सही शिकार को खोजने के लिए फेंकी जाती है। इससे समझ में आता है कि किसी ने खजाना क्यों फेंका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने मुखौटा क्यों फेंका। ये कोई चारा नहीं ल और यह एक छोटे से तालाब में भी था। दक्ष ने मन ही मन सोचा लेकिन उसने जून को अपने विचार सुनने नहीं दिए। इस मुखौटे में कुछ अजीब था। उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। यह निश्चित है कि मुखौटे की क्षमताएं सीमित थी और उसे इस पर कुछ आकृतियां बनानी पड़ी ताकि वह बेहतर ढंग से नकल कर सके और समय सीमा को हटा सके। इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उसके मुखौटे का भ्रम इतना प्रबल था कि जो लोग उससे कुछ उच्च लो में थे वे उसके भेष में छिपी समस्या को नहीं देख सके। जब दक्ष अपने विचारों में खोया हुआ था सम्राट रुक गया। दूध भी उसके पास रुक गए। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। मैंने पहले ही आपको अलग अलग बधाई दे दी है लेकिन इसे सामूहिक रूप से करना बेहतर है। मैं आपको परीक्षण के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो कुछ ही मिनटों में शुरू होगा, लेकिन पहले ये बेहतर होगा कि आप सभी अपना परिचय फिर से दें ताकि हम आपको इस परीक्षण के लिए आवश्यक संबंधित वस्तुएं दे सके। सम्राट ने युवाओं को सूचित किया। उसने अपने पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह हमारे सबसे अच्छे कारीगर हैं मास्टर। हाँ, वह आपको आपके नाम के साथ एक टोकन देंगे जो आपसे जुड़ा होगा। टोकन में आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। ये परीक्षण में आपकी उपलब्धियों को रिकॉर्ड करेगा और तदनुसार आपकी संबंधित दुनिया में रैंक भी प्रसारित करेगा। आप सभी एक एक करके बाएं से दाएं की ओर शुरू करें, उसने कहा और फिर एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। मास्टर हूँ, आप शुरू कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। वह अपने स्टोरेज रिंग से एक मेज और एक कुर्सी लाया। उसे अपने सामने रखकर वह कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने मेज पर 60 छोटे पत्थर के टोकन फैला दिए। उसने पहला पत्थर उठाया और फिर सबसे बाएं ओर खड़े युवक को देखा। हाँ जी लू, 7वें स्वर्ग की दुनिया से। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली छोटे पत्थर के टोकन पर रखी और अपनी आंखें बंद कर ली। टोकन पर एक नाम उकेरा गया और वह चमकने लगा। यह उस व्यक्ति का नाम था और उसकी दुनिया का नाम था। इसे पूरा होने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। मास्टर हु ने अपनी आंखें खोली और फिर अपना हाथ उन युवकों की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे ले लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। युवक सिर हिलाकर आगे बढ़ा। वापस जाने से पहले उसने बूढ़े के हाथ से टोकन ले लिया। अगला मास्टर हु ने पुकारा, मिंगल 7वीं स्वर्ग दुनिया। अगले व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। बूढ़े व्यक्ति ने दूसरा टोकन बनाने के लिए वही प्रक्रिया दोहराई। ये प्रक्रिया जारी रही और लोग अपना नाम बताते रहे तथा अपने टोकन लेते रहे। प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रही। आधे लोगों को टोकन मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दक्ष और उनकी टीम दाहिनी ओर अंत में खड़ी थी इसलिए उन्हें टोकन सबसे अंत में मिलने वाला था। डार्क वर्ल्ड की टीम को सबसे पहले अपने नंबर मिले। निंग डार्क वर्ल्ड। जल्द ही डार्क वर्ल्ड की टीम लीडर की बारी आई जिसने अपना परिचय दिया। चूंकि यह तीनों महत्वपूर्ण थे इसलिए दक्ष को उसका नाम याद आ गया, न्यू डार्क वर्ल्ड। हाँ, डार्क वर्ल्ड उन सभी के नाम एक जैसे हैं या वे अपना नाम ठीक से रखने में बहुत आलसी है? दक्ष ने उनसे पूछा। वे ऐसे ही होते हैं, उन्हें अपना पहला नाम तभी मिलता है जब वे पैदा होते हैं। डार्क वर्ल्ड में केवल विवाहित लोगों को ही अंतिम नाम मिलता है, जुन ने उसे बताया। लाइन सुचारू रूप से चलती रही और जल्द ही दक्ष की बारी आ गई। लफेश से पे जैन। दक्ष ने अपना परिचय देते हुए लगभग अपना असली नाम बताया। उसने सही समय पर खुद को नियंत्रित किया। डू लियांग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा लेकिन कियांग यू ने भोग सिड़क को देखा। बूढ़े आदमी ने दक्ष के लिए भी एक टोकन बनाना शुरू कर दिया। दक्ष टोकन पाने वाला अंतिम व्यक्ति था। उसे टोकन मिलने के साथ ही प्रक्रिया पूरी हो गई। सम्राट ने संतोष में सिर हिलाया। अच्छा, अब हम शुरू कर सकते हैं वह परीक्षण जो दूसरे चरण में जाने वाले 10 लोगों का फैसला करेगा। सम्राट ने अंततः सभी को टोकन देने के बाद परीक्षण के बारे में
में बात करने का निर्णय लिया। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, वह कुछ कदम पीछे हट गया और फिर अपना हाथ ऊपर उठाया। ताबीज धीरे धीरे जलने लगा, नीली लपटें ताबीज को जला रही थी। सम्राट ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि नीली लौ उसके हाथ में जल रही थी, मानो वह उसे प्रभावित ही ना कर रही हो। उसने जल्दी ही अपनी मुट्ठी खोली और हाथ बगल की ओर मोड़ा। लौ जमीन पर गिर पड़ी और एक गोलाकार में लगी आग की लपटों ने जमीन पर एक संरचना बनानी शुरू कर दी। जैसे ही सम्राट ने संरचना बनानी शुरू की, उसने अपना ध्यान वापस युवाओं पर केंद्रित कर लिया। मैं आपको उस मुकदमे के बारे में बताऊंगा जिसका फैसला मैंने 10 मिनट पहले ही दुनिया के शासकों की स्वीकृति से किया है। यह इस तरह से किया गया था ताकि कोई भी यह न जान सके कि यह क्या था या धोखा देने की तैयारी ना कर सके। अब जब इसे शुरू करने का समय आ गया है तो आप सभी को इसके बारे में पता चल सकता है। उन्होंने आगे कहा, ये लॉ जल्द ही एक संरचना पूरी कर लेगी जो हमारे स्वामित्व वाले विशेष क्षेत्र को अनलॉक कर देगी। यह एक ऐसी जगह है जिसे हम हर 1000 साल में एक बार ही खोल सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से उम्मीदवारों के लिए भी ये पहली बार होगा। इससे आपको कुछ हद तक भरोसा हो जाएगा कि यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता होगी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो ज्वाला का निर्माण पूरा हो गया। ज्वाला का निर्माण पूरा होते ही नीली ज्वाला तुरंत गायब हो गई और जमीन पर काली रेखाओं के अलावा कुछ नहीं बचा। काली रेखाएं भी चमकने लगी। प्रकाश एक बिंदु में परिवर्तित हो गया जो प्रकाश के स्तंभ की तरह ऊपर की ओर बढ़ गया। मैं अंतरिक्ष में हलचल महसूस कर सकता हूँ। यह उतनी तीव्र नहीं है जितनी तब थी जब मैं भूत मंदिर में प्रवेश कर रहा था, लेकिन यह अभी भी बहुत मजबूत है। वे जिस विशेष क्षेत्र को बोल रहे हैं उसमें कुछ बहुत अधिक मात्रा में क्यूई होगी, दक्ष ने सोचा जब वह प्रकाश को देख रहा था। अंतरिक्ष के अपने नियम के कारण वह अंतरिक्ष में किसी भी गड़बड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील था। प्रकाश का स्तंभ इतना चमकीला था कि कुछ लोग अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। केवल कुछ ही लोग थे जो उस चकाचौंध करने वाली रोशनी में देख पा रहे थे। प्रकाश का वह स्तंभ शीघ्र ही शून्य में लुप्त हो गया तथा पीछे एक स्थानिक द्वार जैसा कुछ छोड़ गया। ये विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग है। उस क्षेत्र में कई खजाने और जड़ी बूटियां हैं जो बाहर मिलना दुर्लभ है। हर 1000 साल में जब क्षेत्र खोला जाता है तो हम अपने लोगों को कुछ खजाना इकट्ठा करने के लिए अंदर भेजते हैं। अधिक से अधिक केवल 80 लोगों को ही अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन परीक्षण के कारण हम आप में से केवल 60 लोगों को ही अंदर जाने देंगे। बाहर से कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। आप सभी अंदर अकेले रहेंगे। सम्राट ने उन्हें सूचित किया, तो हमें रैंक पाने के लिए अंदर से खजाने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी चाहिए। ये बर्बादी है, चलो बस लड़े और इसे खत्म करें। डू लियांग ने किसी भी चीज की परवाह किए बिना कहा। डार्क वर्ल्ड के लोगों ने डू लियांग को अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। तुम्हें नहीं लगता कि लोग दूसरों को अंदर लड़े बिना खजाने और अच्छे पद लेने देंगे हैं ना? उनमें से एक ने पूछा। ये सही है, लोग न केवल खजाने की तलाश करेंगे बल्कि वे दूसरों से छीनने की भी कोशिश करेंगे। अंत में ये सब एक व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करेगा। जानवरों की दुनिया से किसी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सब क्या कह रहे हो, लेकिन तुम सब इतने बड़े मूर्ख हो कि मैं क्या कह रहा हूँ यह नहीं समझ सकते। डू लियांग ने गंभीर स्वर में कहा, ये दूसरों को ढूंढना और छीनना बस एक बोझ है। मैं तुम सबको ढूंढकर तुम्हें जमीन पर पटकना नहीं चाहता। इसे इतना जटिल क्यों बनाया जाए? एक मिनट रुको, तुम सब गलतफहमी में हो। तुम्हें खजाने खोजने की जरूरत नहीं है। सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसके बजाय तुम्हें एक खास वस्तु खोजने की जरूरत है। क्या धुंध? डू लियांग ने बहुत सिकुड़ागड़े फूल। उसके हाथ के पास एक भ्रामक छवि प्रकट हुई जिसमें 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल दर्शाया गया था। भ्रम का नियम। दक्ष ने सम्राट के हाथ के पास भ्रामक छवि को देखते हुए सोचा, इसे केवल वही व्यक्ति इतना वास्तविक बना सकता है जो भ्रम के नियम को जानता हो। यह आदमी वह भ्रम के नियम में माहिर था। इतना ही नहीं, उसकी महारत और भी बेहतर लगती थी। जब भी दक्ष अपना भ्रम पैदा करता तो उसे लोगों को देखना पड़ता। अगर उसकी नजर उन पर नहीं होती तो भ्रम काम नहीं करता। सम्राट के पास ये सीमा नहीं थी, वह दक्ष की ओर नहीं देख रहा था, फिर भी दक्ष भ्रम को देख सकता था, जिससे उसे यकीन हो गया कि सम्राट इसमें बेहतर था। अजीब बात है, अगर वह भ्रम फैलाने में इतना माहिर है तो फिर उसे शरारत के मुखौटे के भ्रम के बारे में अब तक कैसे पता नहीं चला? शरारत का मुखौटा उसे और भी खास लगने लगा था। सम्राट ने उन्हें बताया, 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल राज्य में बेतरतीब जगहों पर उगता है। इसे ढूंढना कठिन है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे प्राप्त करना कठिन है क्योंकि इसे अक्सर संत राज्य के जानवरों द्वारा संरक्षित किया जाता है। सेंट्रियम बीस्ट। हमें इन फूलों में से एक पाने के लिए एक सेंट्रियम बीस्ट को मारना होगा और शीर्ष रैंक पर अच्छा मौका पाने के लिए हमें और अधिक की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें एक से अधिक से भी लड़ना पड़ सकता है। ये चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ, इसमें कठिनाई निश्चित रूप से बहुत है। हमें वितरित करने से पहले अधिक से अधिक फूल इकट्ठा करने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा। इस खोज के बारे में सुनकर उन लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई जो पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रहे थे। मेरा एक प्रश्न है, एक नौजवान ने हाथ
उठाकर पूछा। सम्राट ने उत्तर दिया, आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग फूल इकट्ठा करके शीर्ष रैंक पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्रॉ भी होंगे। अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो कई लोगों के पास फूल ही नहीं होंगे। कुछ लोगों के पास दो दो या तीन तीन फूल होंगे। ड्रॉ के मामले में रैंक कैसे तय होगी? युवक ने पूछा। यह एक अच्छा सवाल है और हमने निश्चित रूप से इस बारे में सोचा है। जवाब सरल है। राज्य में अपने प्रवास के दौरान आप कई जानवरों का सामना करेंगे और उन्हें मार देंगे। बस उनके शवों को इकट्ठा करें और उन्हें वापस ले आएं। यदि 10 लोगों के पास एक भी 3 लीव्स गोल्डन फ्लावर नहीं है तो उनका रैंक उनके द्वारा लौटाए गए शवों की संख्या और उन जानवरों की ताकत के आधार पर तय किया जाएगा। सम्राट ने धीरे से उत्तर दिया, ये प्रत्येक ड्रॉ के लिए समान होगा। हम इस विधि का बहुत अधिक उपयोग करने की उम्मीद करते हैं क्योंकि 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल ढूंढना बहुत कठिन है। आप में से केवल 1 ही 2 ही इसे खोजने में सक्षम हो सकते हैं। चूंकि आप में से अधिकांश इसके बिना आएंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जितने संभव हो सके उतने जानवरों को मार दे। सम्राट ने बच्चों से कहा और युवाओं पर अपनी नजर घुमाए। 3 पत्तियों वाले स्वर्ण पुष्प की भ्रामक छवि गायब हो गई और एक बात और, अंदर जो भी खजाने मिलेंगे वे आपके पास ही रहेंगे। हम उनमें से कुछ भी नहीं लेंगे। केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि इस क्षेत्र के बाहर एकत्र किए गए किसी भी शव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की, यदि आप किसी मजबूत जानवर के शरीर को ले जा रहे हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उन्हें बदलना चाहते हैं तो इसके बारे में भूल जाए। इस क्षेत्र के अंदर के जानवरों के बारे में एक अलग हस्ताक्षर है। आप पकड़े जाएंगे और जो व्यक्ति धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाएगा उसे अंतिम स्थान दिया जाएगा। भले ही आपने क्षेत्र के अंदर कुछ बहुत ही दुर्लभ जानवरों को इकट्ठा किया हो। हाथ हिलाते हुए वह एक तरफ हट गया। आप अभी प्रवेश कर सकते हैं। आप 2 दिन तक अंदर रह सकते हैं। 2 दिन या 48 घंटे बाद आपको क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्रवेश करने के बाद अपनी योजना उसी के अनुसार तय करें। धमाका, जैसे ही एक व्यक्ति अंदर घुसा दरवाजा फिर से खुल गया। तुम यहाँ हो? सम्राट ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी आया था। मास्टर हो, आप एक और टोकन बना सकते हैं। हमारी टीम का तीसरा व्यक्ति यहाँ है। जी शान, सम्राट ने घोषणा की और उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो उसकी ओर चल रहा था। क्या नाम? सुनते ही दक्ष के मुंह से एक इच्छुक आवाज निकली। वह दरवाजे की ओर मुड़ा और उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देखते ही उसके होठ चौंक कर खुल गए। कियान ने दक्ष का चेहरा देखा। उसकी प्रतिक्रिया अजीब लगी। ने पूछने का फैसला किया, क्या तुम उसे जानती हो? तुम इतनी हैरान क्यों हो? कुछ नहीं, वह बस उस आदमी जैसा दिखता है जिसे मैंने घर पर मेरा मजाक उड़ाने पर मार दिया था। यह अजीब है कि कैसे लोगों का चेहरा एक जैसा हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया और बहाने से अपने आश्चर्य को छिपाने की कोशिश की। हाँ, तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला, फिर भी तुम चेहरे याद रख सकते हो। दिलचस्प है। कियान यू ने दक्ष के चेहरे के हाव भाव की जांच करते हुए कहा। दक्ष ने जीशान की तरफ देखना बंद कर दिया। वह अब उसे पकड़े जाने नहीं दे सकता था। हालांकि उसने अपनी बेचैनी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई, लेकिन उसका मन उथल पुथल में था। बस एक नजर ही उसे यह समझने के लिए काफी थी कि यह जीशान ही थी। आखिर वह यहाँ कैसे आया और वह इस टीम का हिस्सा क्यों था? वह इतना मजबूत नहीं था कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर चुना जा सके और एकमात्र अन्य चीज जो उसे इस साम्राज्य से जुड़ने में योगदान दे सकती थी वह थी सेंट किले के वारिस जो दक्ष था के साथ उसका संबंध होना। लेकिन लोग उसे कैसे जानते थे? दक्ष को नहीं पता था कि एस्टेरिया साम्राज्य के दूतों ने जीशान को आखिरी लड़ाई के बाद दक्ष की मदद करने की कोशिश करते देखा था। उनके पास जीशान का स्केच भी था। जीशान मास्टर हु के करीब गया और उनसे टोकन ले लिया। तभी दक्ष ने भावने चेहरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भी भावनहीन है और वे लाल क्यों है? उन्होंने उसके साथ क्या किया वह अब अलग है। दक्ष जीशान के पास भागकर जाना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन अब यह असंभव था। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी पोल खुल जाएगी और उसे भागना पड़ेगा। टेलीपेशन पोर्टल में प्रवेश करने से पहले ही उसे मार दिया जा सकता था। सम्राट संभवतः एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ था। दूसरी ओर दक्ष केवल एक शीर्ष आकाशीय क्षेत्र साधक था जो स्वर्गीय क्षेत्र साधक बनने की कगार पर था। वह स्वर्ग क्षेत्र के साधकों से लड़ सकता था, लेकिन वह अभी संत क्षेत्र के साधकों पर परीक्षण नहीं करना चाहता था। अगर उसने कोशिश भी की तो वह एक अच्छा अवसर खो देगा। उसे समय का सदुपयोग करना पड़ा और अपने उत्तर पाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी। दक्ष जीशान को देखकर भ्रमित था। दूसरे राजकुमार भी भ्रमित थे। उन्होंने पोस्टरों से जीशान को पहचान लिया था। ये लड़का उनके साथ क्यों था? पिताजी, वह यहाँ क्यों है? आपने एक गद्दार को हमारी टीम में रहने की अनुमति दी। दूसरा राजकुमार मेनकियान ने अपने पिता से पूछा और पास आकर पूछा। उसने खुले में यह बात नहीं पूछी और अपनी आवाज धीमी रखी ताकि केवल उसके पिता ही सुन सके। बेशक वह भाग लेगा, अब ज्यादा बात मत करो, राज्य में प्रवेश करो। सम्राट मेन ने सवाल पूछने से भी इनकार कर दिया और अपने बेटे से कहा कि वह इस बारे में बात करना बंद करे। मेनकियान ने अपने पिता की ओर देखा, ये सोचकर कि वह आदमी क्या सोच रहा है, फिर भी वह अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक अच्छे बेटे की तरह अपना सिर हिलाया और पोर्टल की ओर
चलना शुरू कर दिया। वह द्वार के पास रुक गया। तुम आ रही हो या नहीं, उसने में हुलिंग की ओर देखते हुए पूछा। आ रहा हूं मैं, हुलिंग ने में की आन पर हंसते हुए कहा, जिसे अपने पिता से सवाल करने के लिए छोटी सजा मिली थी। वह पोर्टल की ओर चला और अपने भाई के साथ अंदर चला गया। जीशान भी उनके पीछे प्रवेश किया। एक के बाद एक और लोग प्रवेश करने लगे। केवल डार्क वर्ल्ड की टीम और दक्ष की टीम ही पीछे रह गई। डार्क वर्ल्ड के नेता और दलिया दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि कौन पहले प्रवेश करेगा, जैसे कि यह किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो और जो अंतिम रूप से प्रवेश करेगा वही विजेता होगा। दक्ष ने जीशान को ना देखा होता तो वह खेल खेलता रहता। अब जब उसने उस आदमी को देख लिया था तो उसके पास इसमें बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। उसने पहला कदम उठाया। पेजेन, तुम क्या कर रहे हो? डू लियांग ने हमेशा से ज्यादा जोर से पुकारा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझे उन बेवकूफ की परवाह क्यों करनी चाहिए जो इंतजार कर रहे हैं? वे मेरे लिए अस्तित्वहीन है। उन्हें हमारे बारे में चिंतित होना चाहिए, न कि दूसरे के बारे में। बेवकूफ बनना बंद करो। दक्ष ने पोर्टल के अंदर कदम रखने पहले हताश होकर जवाब दिया। डलिया, ये दने लेकी ये उसे दूसरी टीम की परवाह क्यों करनी चाहिए? वे इस टीम के नेता थे। वे यहाँ प्रतिस्पर्धा करने नहीं बल्कि शासन करने आए थे। यदि वह दूसरी टीम की परवाह करता तो वह कैसा शासक होता? उसने सोचा। चलो चलते हैं, हमारा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। डू लियांग ने कियांगयू से कहा और दक्ष के पीछे पीछे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। कियांगयू ने भी वैसा ही किया। उन दोनों के प्रवेश करने के बाद केवल डार्क वर्ल्ड की टीम ही पीछे रह गई। वह लड़का, उसके बारे में कुछ वाकई अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी कफन ने ढक रखा है। यह आमतौर पर अच्छी तरह से छिपा रहता है, लेकिन जब उसने उस लड़के को देखा तो उसकी भावनाओं में कुछ उतार चढ़ाव आए। डार्क वर्ल्ड के लीडर निंग ने पोर्टल को देखते हुए सोचा, क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ? उसने अपने साथियों से पूछा। हाँ, कुछ तो है जो उसे हमसे बचा रहा है। हान ने जवाब दिया। ना, हम दोनों जाकर फूल ढूंढेंगे। तुम उस आदमी पर नजर रखना, उसे गायब मत होने देना। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो हमें बुला लेना, निंग ने उस आदमी से कहा और वह भी पोर्टल की ओर बढ़ गया। डार्क वर्ल्ड की टीम भी पोर्टल में प्रवेश कर गई। जब वे सब अंदर आ गए तो बादशाह वापस जाने के लिए मुड़ा। उसका काम पूरा हो चुका था। अब सब कुछ युवाओं के हाथ में था। जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार दूतों की ओर देखा और कहा, वे सभी अब अंदर हैं। उनमें से कोई भी 2 दिन से पहले नहीं जा सकता। क्या आप सभी लोग जाकर आराम करना चाहते हैं या यही रहना चाहते हैं? हम यही रहना पसंद करते हैं, दूतों ने एक साथ कहा। ठीक है। सम्राट ने मास्टर हु के साथ जाते समय फिर से कुछ नहीं पूछा। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि वे नहीं में जवाब देंगे। वह इसका कारण भी जानता था। वे शायद इस बात से चिंतित थे कि उनके जाने के बाद इस जगह के रक्षक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और उन्हें धोखा देने में मदद करेंगे। वे सभी पोर्टल पर नजर रखने के लिए यहाँ रहना चाहते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका दुरुपयोग न हो। टीम में बने रहो, हम सेंट रियल बीस्ट का तेजी से ख्याल रख सकते हैं। ये सही है। साथ मिलकर हम जानवरों की देखभाल भी तेजी से कर सकते हैं और फूलों को भी बांट सकते हैं। विशेष क्षेत्र के अंदर सभी टीमों की एक ही योजना थी, वह थी अपने सदस्यों के साथ रहना। अलग होना सबसे बुरा विचार लग रहा था। यद्यपि रैंकिंग व्यक्तिगत थी, फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं था कि लोग टीम में काम नहीं कर सकते। चलो अलग अलग चलते हैं। जब सभी टीमें एक साथ थी तो दक्ष ने डलिया को सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं। इस तरह वह अपनी शक्तियों का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग कर सकता था बिना उसके साथियों को पे जैन से उसकी अलग क्षमताओं को देखकर संदेह होने के। मैं इस विचार का विरोध नहीं करता, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है तुम हम में से सबसे कमजोर हो? तुम्हें सेंट रियल बीस्ट के खिलाफ सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। डलिया ने बोहे सड़ते हुए कहा, मैं भी अकेले ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन साथ रहना भी बुरा नहीं है। अगर मैं तुम दोनों के साथ हूँ तो मैं तुम्हें खतरे से बचा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुरक्षित रहो और अच्छी रैंकिंग हासिल करो। उन्होंने आगे कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? दक्ष ने आंखें मूंदते हुए पूछा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम जोखिम में होगे, बाकी सभी 3 लोगों की टीम में होंगे। अगर तुम फूल पा गए तो तुम्हें न केवल एक संत रियल जानवर से लड़ना होगा बल्कि बाकी सभी से भी लड़ना होगा। डू लियांग ने एक बार फिर कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें साथ चलने का प्रस्ताव दे रहा हूँ। अगर तुम अब भी अकेले जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अच्छी तरह सोच लो, उसने आगे कहा। दक्ष बस जाना चाहता था, यह उसकी दिव्य भावना थी। उसने जीशान को अपनी टीम के साथ जाते हुए देखा। वह बिना कुछ बताए बस चले जाना चाहता था, लेकिन उसे ट्रायल खत्म होने के बाद उनकी जरूरत थी, इसलिए वह दुश्मनी पैदा नहीं कर सकता था। अरे वे गंभीरता से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। वे अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे अकेले एक संत रियल बीस्ट की देखभाल कर सकते हैं, बाकी 2 तो और भी समझदार है। यह आखिरी आदमी है जो अकेले जाने पर अड़ा हुआ है। क्या वह वाकई मूर्ख है? उन्हें कष्ट सहने दो। चलो देर ना करे, बाकी लोग तो पहले ही जा चुके हैं, चलो हम भी चले। दक्ष अन्य टीमों के लोगों की बातचीत सुन सकता था जो उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने
उन्हें अनदेखा कर दिया। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर हम अलग हो जाएं तो हम ज्यादा जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। तुमने सुना है ना, फूलों को ढूंढना आसान नहीं है। चलो अलग होकर इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जहाँ तक जानवर की देखभाल की बात है तो हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। मुझे खुद पर भरोसा है। अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो सीधे कह दो। दक्ष ने एक अलग बहाना बनाते हुए आरोप लगाया। हालांकि यह बहाना सही था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो काम करता। सौभाग्य से डू लियांग ने पहले ही कह दिया था कि अगर दक्ष फिर भी अकेले जाने पर अड़ा रहा तो वह उसे नहीं रोकेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। उसने सिर हिलाया। दक्ष पीछे मुड़ा और चला गया। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या अकेले जाना चाहते हो? डू लियांग ने दक्ष से पूछा। यदि वह अकेले जा सकता है तो मुझे उसकी मदद क्यों लेनी चाहिए? किन्ने ने आरोप लगाया और फिर वह भी दूसरी दिशा में चली गई। डू लियांग खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। जैसा कि मेरी टीम के सदस्यों से उम्मीद थी, वे सभी अच्छे हैं। वह भी अन्य दोस्त से अलग दिशा में चलने लगा। अब तक डार्क वर्ल्ड की टीम भी आ चुकी थी, जैसा कि उन्होंने तय किया था। खान ने चुपके से दक्ष का पीछा किया। बाकी दोनों भी उसी दिशा में साथ साथ चले गए जिस दिशा में डू लियांग गया था। दक्ष धीरे धीरे जंगल में चल रहा था। वह फूल ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था। वह जीशान से मिलना चाहता था, लेकिन वह तब तक नहीं मिल सकता था जब तक वह लड़का राजकुमारों के साथ ना हो जाए। इसलिए उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वे यहाँ से चले नहीं जाते। दक्ष अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से देखा कि एक छाया उसका पीछा कर रही है। दिलचस्प है, डार्कनेस रेस मेरा पीछा कर रही है। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि मैं उन्हें नोटिस नहीं करूंगी? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान उभर आए। वह वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। जो छाया उसका पीछा कर रही थी वह जल्दबाजी में एक पेड़ के पीछे छिप गई। उस आदमी ने मुझे कैसे देखा? ना ने सोचा, और वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। शायद इसलिए क्योंकि आपने इसे इतना स्पष्ट कर दिया था। हान के कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे एक तलवार उसकी छाती की ओर बढ़ रही हो। वह एक बार फिर छाया में बदल गया और गायब हो गया। वह 50 मीटर दूर दिखाई दिया। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? उसकी आवाज उसके सामने ही रुकी क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने तलवार को चमकते देखा। तलवार सीधे उसकी गर्दन पर आ गिरी। तुम इतने तेज कैसे हो? हान चिल्लाया और फिर गायब हो गया। वे दोनों पूरे जंगल में बार बार गायब होते और दिखाई देते रहे। हान ने चाहे जितनी भी कोशिश की वह दक्ष को नहीं हटा सका, जो एक भूत की तरह था जो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। यह आदमी बुरा नहीं है, उसका बचाव बहुत अच्छा है। सौभाग्य से यह अंधेरा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने आप को अंधकार की जाति कहते हो? चलो मैं तुम्हें आकार की असली ताकत दिखाता हूँ, उसने कहा और फिर गायब हो गया। अजीब बात यह है कि वह फिर कभी नहीं दिखा, न अभी भी अपनी स्थिति बदलता रहा। ये सोचकर कि दक्ष पिछले कुछ बार की तरह उसके पास दिखाई देगा, लेकिन दक्ष दिखाई नहीं दिया। ये क्या हरकत थी? क्या वह सचमुच हार मानकर चला गया था? उसने सोचा। उसे पता नहीं था कि दक्ष उसके पीछे खड़ा था। ये छाया परिवर्तन था जो अंधकार के सर्वोच्च नियम का एक कौशल था। यह न केवल उसे रात होने पर गायब कर देता था, बल्कि यह उसकी सारी आभा को भी हटा देता था, जिससे उसे ट्रैक किया जा सकता था। वह वास्तव में उस भूत की तरह था जिसे देखा नहीं जा सकता था। दक्ष उस आदमी के पीछे खड़ा था और धीरे धीरे अपनी तलवार को आगे बढ़ाता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हवा में कोई गड़बड़ी न हो। अगर वह और अधिक विकृति पैदा करता तो लोगों के सतर्क होने का मौका था। हान इधर उधर देख रहा था, सोच रहा था कि क्या दक्ष वाकई भाग गया है। उसे कोई आभा या हलचल महसूस नहीं हुई। उसे पता नहीं था कि एक तलवार हर पल उसके दिल की ओर बढ़ रही थी। जब तलवार आदमी की छाती से 1 इंच दूर थी तभी दक्ष ने अपनी गति तेज कर दी और अपनी तलवार आगे बढ़ा। दीना को आखिरकार कुछ हरकत महसूस हुई, लेकिन अब तक उसके लिए हिलना डुलना बहुत देर हो चुकी थी। तलवार उसके सीने में घुस गई। वह एक छाया में बदल गया और 50 मीटर दूर दिखाई दिया। हालांकि वह थोड़ा देर से आया था, उसके सीने में एक बड़ा छेद रह गया था जो समय की तलवार का उपयोग करके बनाया गया था, जो अपने आप में एक सामान्य रूप से बड़ी तलवार थी क्योंकि यह एक भारी तलवार थी। उसकी छाती में बड़े छेद से भारी मात्रा में खून बह रहा था। हान ने अपनी छाती की ओर देखा। तुम कमीने, उसने अपने सामने खड़े दक्ष को देखा जो आखिरकार दिखाई दे गया था। दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वह अपनी सूची से एक गोली निकालकर खाने के लिए लाया, लेकिन उसने नहीं खाए। क्या हो रहा था? उसने अपना हाथ अपने होठों के सामने लाया था, लेकिन गोली उससे दूर होती जा रही थी। उसकी गर्दन में दर्द फैल गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। तुम्हें अब भी लगता है कि यह सच था? एक भयानक रीपर की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। यह आवाज उसके पीछे से कैसे आ रही थी और वह अपने हाथ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा था? ये 2 सवाल थे जो हान के दिमाग में थे। साथ ही एक तीसरा सवाल भी था, दुनिया क्यों उल्टी दिशा में घूम रही थी? दक्ष जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था भी धुंधला होने लगा। इतना ही नहीं, दक्ष भी गायब हो गया, धुएं में बदल गया। वह नहीं जानता था कि दुनिया बगल की ओर नहीं घूम रही थी, उसका सिर बगल की ओर घूम रहा था क्योंकि उसे उसके शरीर के बाकी हिस्सों से असली दक्ष ने अलग कर दिया था जो उसके पीछे खड़ा था। सिर तुरंत ही जमीन पर गिर गया। उसके तुरंत
बाद शरीर भी जमीन पर गिर गया। मैं तुम्हारी लाश को अपनी अंगूठी में ले लेता, लेकिन ये जगह पहले से ही लाशों का कब्रिस्तान है। तुम बस यही रहो और जानवरों द्वारा निगले जाने का इंतजार करो। दक्ष ने बेजान पड़े शरीर से कहा, मजे करो। वह पीछे मुड़कर चला गया। यह मजेदार है, वे लोग भी अलग हो गए। क्या अन्य दो लोग कियान यू और लिया का पीछा कर रहे हैं? अगर वे दोनों मर गए तो मिंगयू की दुनिया में ट्रायल के अगले चरण की संभावना खत्म हो जाएगी। क्या मुझे मदद के लिए जाना चाहिए? नहीं, वे काफी मजबूत है, वे खुद की रक्षा कर सकते हैं। मुझे 3 पत्तियों वाले सुनहरे फूल को खोजने और खुद एक अच्छा रैंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने आप से बात करने के बाद दक्ष ने मदद करने के लिए ना जाने का फैसला किया। उसने इसकी जहमत नहीं उठाई। जंगल के एक अलग हिस्से में कियान में होलिंग और जीशान एक साथ चल रहे थे। चेह, पिताजी ने इस लड़के को हमें क्यों दिया? तुम भी उसकी पहचान के बारे में जानते हो और मैं भी। यह सेंट किलर के वारिस का साथी है। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा? मेन कियान ने शिकायत की। चलो बच्चे मत बनो, ईमानदार पिता ने इसकी अनुमति दी। उससे बस उस आदमी पर भरोसा था। चिंता मत करो, तुम्हें पीठ में छुरा नहीं घोंपा जाएगा। मैं होलिंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम शुरू से ही शिकायत कर रहे हो, अब यह उबा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमें इस निर्णय की पेचीदगियों का पता नहीं है। हो सकता है कि यह व्यक्ति सेंट किलर का साथी ना हो और यह एक गलतफहमी थी। वैसे भी अब वह हमारे साथ है, इसलिए शिकायत करना बंद करें। मेन कियान इस बात से निराश था कि उसका छोटा भाई उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने जीशान की तरफ देखा और सीधे पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सेंट किलर के वारिस के पार्टनर हो? जीशान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। देखा वह नहीं है। मेन होलिंग ने हंसते हुए कहा, आपने उससे क्या जवाब की उम्मीद की थी? अगर वह उस आदमी का दोस्त होता तो क्या वह अब कबूल करता? उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेन कियान ने आलस से जवाब दिया, तुमने उनसे पूछा ही क्यों? मेन होलिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा कर कहा, जब वे हल्की फुल्की बहस कर रहे थे तो उन्होंने जीशान को भागते हुए देखा। जीशान सीधे आगे भागा। यह आदमी अब कहाँ जा रहा है? क्या वह भागने की कोशिश कर रहा है? शायद उसे कुछ मिल गया। दोनों राजकुमार जीशान के पीछे भागने लगे। उन्होंने देखा कि वह आखिरकार रुक गया। हालांकि वह किसी खाली जगह पर नहीं रोका, वह उस चीज के सामने रुका जो उन्हें ढूंढने वाली चीज लग रही थी। एक सुंदर 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल अपनी पूरी महिमा में चमक रहा था। वहां देखो फूल। तीसरे राजकुमार मेन होलिंग ने उत्साह से पुकारा, मेरी भी आंखें हैं बेवकूफ, मेन कियान ने चिढ़कर कहा। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, यह अजीब है, क्या पिता ने नहीं कहा था कि यह चीजें कभी भी बिना सुरक्षा के नहीं होती? वह संत रियल बीस्ट कहाँ है जिसे इसकी सुरक्षा करनी चाहिए? यह मेन होलिंग को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जीशान, अभी पीछे हट जाओ, उसने आवाज लगाई। हालांकि वह बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से एक विशालकाय मोह निकला और जीशान को पूरा निगल गया। जल्द ही जानवर पूरी तरह से दिखाई देने लगा। यह एक विशालकाय सांप जैसा लग रहा था, जिसका मुंह इतना बड़ा था कि वह किसी व्यक्ति को आसानी से निगल सकता था। और पहला शिकार जीशान निकला। विशालकाय सांप ने दोनों राजकुमारों के सामने जीशान को पूरी तरह निगल लिया। उसे प्रतिक्रिया करने का एक भी मौका नहीं दिया। ठीक है, हम वहां जाते हैं। हमारा संत क्षेत्र पहले से ही यहाँ है और हमारा तथाकथित सहायक चला गया है। उसे एक साथ लाने के लिए इतना कुछ, ये कितनी बर्बादी है? दूसरे राजकुमार मेन कियान ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से तलवार निकाली और उसे विशालकाय सांप की ओर तान दिया। कम से कम वह हमें 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल तो ले आया। ये चीजें दुर्लभ है और हमें इतनी जल्दी एक मिल गई। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे राजकुमार मेलिंग ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, वह अपनी तलवार भी लाया था। वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र में थे और उच्च चरणों में नहीं थे, जबकि दूसरा राजकुमार 5वें चरण का स्वर्ग क्षेत्र साधक था। तीसरा राजकुमार 4थे चरण का स्वर्ग क्षेत्र साधक था और वे एक संत क्षेत्र जानवर का सामना करने जा रहे थे। दोनों को स्थिति की गंभीरता का पता था, तथापि उनका आत्मविश्वास चरम पर था। पीछे से मेरा साथ दो, मैं इस आदमी का ख्याल रखूंगा, दूसरे राजकुमार ने कहा और वह संत दायरे जानवर की ओर उड़ चला। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी यह कर सकता हूं। तीसरे राजकुमार ने पीछे रहने से इनकार कर दिया और वह भी आगे उड़ गया। विशाल सांप जीशान को खाने के बाद एक बार फिर जमीन में घुसने ही वाला था। उसका मुंह और आधा शरीर पहले ही जमीन में धंस चुका था। तभी मेन कियान ने अपनी तलवार से प्रकाश की किरण निकाली। प्रकाश की किरण जानवर की पूंछ के पास गिरी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इतना मजबूत बचाव अजीब है। आखिर यह कौन सा जानवर है? राजकुमार मेन कियान ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उसने देखा कि उसका हमला व्यर्थ जा रहा है। तभी में होलिंग का हमला भी सांप की पूंछ पर हुआ, जो लगभग पूरी तरह जमीन के अंदर थी। हालांकि नतीजा वही निकला। ये कारगर नहीं था। ये स्पष्ट नहीं था कि सांप की त्वचा में ही इतनी बड़ी सुरक्षा थी या वह अपने शरीर को इतना मजबूत बनाने के लिए किसी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। सांप पूरी तरह से जमीन में धंस चुका था, जिससे उन्हें सांप को देखने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही धरती ने सांप को निगल लिया, सांप उनकी नजरों से ओझल हो गया। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम्हारा
तुम्हारा छोटा सा हमला इसके खिलाफ प्रभावी होगा जबकि मेरा हमला प्रभावी नहीं था। दूसरे राजकुमार मेनकियान ने तीसरे राजकुमार से पूछा। जब वह जमीन पर उतरा, नहीं मुझे लगा कि मेरा हमला आपके कमजोर हमले की तुलना में बेहतर काम करेगा। हालांकि उसका बचाव वास्तव में मजबूत था और अब जब वह मैदान में है तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल है। तीसरे राजकुमार में होलिंग ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाए। हाँ, लेकिन ब्रह्मांड खुद को संतुलित करने का एक तरीका है। चूंकि इस जानवर के पास इतनी बढ़िया सुरक्षा है इसलिए इसका हमला बेकार होना चाहिए, इसलिए यह उस बेवकूफ को खाने के बाद समूह में छिप गया। दूसरे राजकुमार ने स्वीकार किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज रक्षा में बहुत मजबूत है, इससे सीधे लड़ना समय की बर्बादी है। हमें इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। जबकि दूसरा व्यक्ति 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल चुराता है। मेन होलिंग ने सुझाव दिया, चोरी? क्या तुम मूर्ख हो? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत करने का सुझाव दे रहे हो? मैं मेनकियान हूँ, महान एस्टेरिया साम्राज्य का दूसरा राजकुमार और सम्राट का बेटा, और मुझे एक ऐसे जानवर से लड़ाई के डर से कुछ चोरी करने का सुझाव देना जो ठीक से हमला भी नहीं कर सकता? तुम पागल हो गए हो। दूसरे राजकुमार को ये सुझाव पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी गरिमा के लायक नहीं है। वो फूल लेने से पहले ठीक से लड़ना और जीतना चाहता था। तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता है कि उस आदमी को मारने में कितना समय लगेगा? बस इसकी त्वचा को देखो, हम अपने हमलों से उस पर एक खरोंच भी नहीं डाल पाए। ये लड़ाई जीतने से पहले घंटों तक चल सकती है। तीसरे राजकुमार मेन होलिंग ने निराश स्वर में जवाब दिया, तो क्या हुआ? जानवर से लड़ना सार्थक है? क्या आपने नहीं सुना पिताजी, जब स्कोर बराबर हो जाता है तो हम कितने जानवरों को मारेंगे, हमारी रैंकिंग तय होगी। सेंट्रियल जानवर को मारना हमें उस स्थिति में वह बढ़त देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। दूसरे राजकुमार ने एक और बहाना बनाया। दूसरे राजकुमार ने ये शब्द सुनकर खुद पर हाथ मारने का मन किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसका भाई इतना मूर्ख क्यों था? वह उसकी बातें क्यों नहीं समझ रहा था? ठीक है, गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हो। अगर हम यहाँ घंटों तक जानवरों से लड़ते रहे तो हम जीत सकते हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर हम हार गए तो क्या होगा? तीसरे राजकुमार ने जवाब दिया। उसने देखा कि दूसरा राजकुमार एक बार फिर अपना मुंह खोल रहा है, जो असंतुष्ट प्रतीत हो रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, तीसरे राजकुमार ने आगे बढ़कर पहले बोलना शुरू कर दिया, या अगर हम लड़ाई में कमजोर पड़ गए, हो सकता है कि हम गांव में से कई और टीमें यहां आ जाएं। वे गिद्धों की तरह होंगे जो हमें पूरा निगल जाएंगे। हम एक ऐसे मुकदमे में हैं जिसे हर दुनिया जीतना चाहती है। क्या आपको लगता है कि वे नैतिकता की परवाह करेंगे? वे हमें मार देंगे या इस जगह से फूल चुरा लेंगे। चीजों को जितना मुश्किल होना चाहिए उससे ज्यादा मुश्किल मत बनाए, हमें वह चीज अभी ले लेनी चाहिए। तीसरे राजकुमार ने घोषणा की। इस बार दूसरे राजकुमार ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह समझ गया था कि इस चिंता में एक वैध कारण था। ऐसे बहुत से लोग थे जो फूल चुराने की फिराक में थे। अगर वे लोग यहाँ आ गए तो उनके फूल लेकर भागने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, मैं फूल चुरा लूंगा और तुम उस कमीने का ध्यान भटका। दूसरे राजकुमार ने सहमति दे दी थी और वह तीसरे राजकुमार को ज्यादा खतरनाक काम सौंप रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसे खतरे का एहसास होने लगा। वह हवा में जितना ऊपर जा सकता था उछल पड़ा। उसके ऊपर जाने के कुछ ही पल बाद जमीन हिलने लगी। एक बार फिर एक विशालकाय सांप मुंह खोले हुए जमीन से बाहर आया जहां मेनकियान खड़ा हुआ करता था। हालांकि यह एक विफलता थी, मेनकियान आसमान में बहुत ऊपर चला गया था। ये कमीना, इसे लगता है कि मैं भी उस जीशान की तरह ही मूर्ख हूँ। दूसरा राजकुमार हंसा। उसे लगा कि वह सुरक्षा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था क्योंकि सांप वहां नहीं रोका, वह भी सीधे आसमान में उड़कर दूसरे राजकुमार की ओर चला गया। क्या बकवास है, ये चीज उड़ भी सकती है? दूसरे राजकुमार के चेहरे पर आश्चर्य साफ तौर पर लिखा हुआ था, जिसने सोचा कि वह उड़ने के बाद सुरक्षित है। तुम बेवकूफ हो, क्या तुमने सच में सोचा था कि एक संत क्षेत्र का जानवर उड़ नहीं पाएगा? तुम कितने भोले हो सकते हो। वैसे भी ऐसा लगता है कि स्नेकी तुम्हारे साथ और खेलना चाहता है। जब तक मैं गोल्डन फ्लावर चुराता हूँ तुम उसके साथ मजे करो। तीसरे राजकुमार में होलिंग ने खुलकर हंसा क्योंकि उसने देखा कि सांप का ध्यान दूसरे राजकुमार पर था। जानवर की उपेक्षा करते हुए वह सीधे सुनहरे फूल की ओर उड़ गया जो कुछ दूरी पर था। विशालकाय सांप ने मेन होलिंग को फूल की ओर जाते देखा। उसने तुरंत अपना ध्यान में होलिंग की ओर लगाया और जिस दिशा में वह उड़ रहा था उसे बदल दिया। मेन लिंग ने देखा कि सांप उसकी ओर आ रहा है। तुम बेवकूफ हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सांप का ध्यान भटका था। वह गुस्से में चिल्लाया। वह स्तब्ध था। दूसरा राजकुमार सांप पर हमला भी नहीं कर रहा था या ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा था जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो सके। ओ, क्या मुझे उसका ध्यान आकर्षित करना था? ऐसा नियम किसने बनाया? जहां तक मुझे याद है मैंने जो योजना बनाई थी वह ये थी कि तुम उसका ध्यान भटका हो। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। दूसरे राजकुमार मेनकियान ने मासूमियत से कहा, जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो। जानवर का मजा लो। चूंकि यह एक व्यक्तिगत स्पर्धा थी इसलिए वह फूल लेने वाला बनना चाहता था क्योंकि इससे उसके खाते में स्कोर बढ़ जाता। अगर मेन होलिंग को फूल मिल जाता तो स्कोर उसका होता
और उसे कुछ नहीं मिलता। जब मेन होलिंग टीम के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने अपने बारे में भी सोचा, तुम मूर्ख हो, तुम अभी भी एक घृणित व्यक्ति हो। ठीक है, तुम फूल चुराओ, मैं जानवर का ख्याल रखूंगा, लेकिन जल्दी करो। तीसरा राजकुमार उन लोगों को खुलेआम कोसना चाहता था, लेकिन वह रुक गया क्योंकि अब कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए वह टीम के लिए ऐसा कर सकता था और जानवर का ध्यान भटका सकता था। कम से कम इससे उनकी दुनिया का स्कोर तो बढ़ जाएगा। वह बाद में एक फूल भी पा सकता था। उसने फूल की ओर उड़ना बंद कर दिया और विशाल सांप की ओर उड़ चला जो उसकी दिशा में उड़ रहा था। सांप ने अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने तीसरे राजकुमार को अपनी ओर उड़ते देखा, उसके मुंह के पास एक रोशनी चमकने लगी, मानो वह हमला करने के लिए कोई अजीब चीज इकट्ठा कर रहा हो। अरे, ये क्यूई का उपयोग करके भी हमला कर सकता है। तीसरा राजकुमार इसे देखकर चौंक गया। उसने दूसरे राजकुमार की बातों पर यकीन कर लिया था और सोचा था कि इस जानवर के पास कोई हमला नहीं है क्योंकि उसकी रक्षा करने की क्षमता बहुत अच्छी है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। दूसरे राजकुमार को ये स्थिति मजेदार लगी। उसने वही शब्द इस्तेमाल किए जो तीसरे राजकुमार ने उसके लिए इस्तेमाल किए थे। बेवकूफ, क्या तुमने सच में सोचा था कि सेंट रियल बीस्ट हमला नहीं कर पाएगा? तुम कितने भोले हो सकते हो। वैसे भी ऐसा लगता है कि स्नेकी तुम्हारे साथ और खेलना चाहता है। जब तक मैं गोल्डन फ्लावर चुराता हूँ तब तक तुम इसके साथ मजे करो। वह हंसते हुए फूल की ओर उड़ गया। सांप लगभग हमला करने के लिए तैयार था। तीसरे राजकुमार ने चकमा देने का फैसला किया। उसने संत दायरे के जानवर के हमले को सीधे तौर पर नहीं झेला। हालांकि तभी उसने जानवर की मिट्टी हिलाने वाली चीख सुनी। सांप चीखते हुए आसमान की ओर देखने लगा, मानो वह सारी सुध बुध खो बैठा हो। उसने आसमान में हमला बोल दिया। प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण हजारों मीटर की ऊंचाई पर आकाश में निकली और फिर गायब हो गई। बहुत जोरदार हमला। तीसरे राजकुमार ने तारीफ की। यह हमला यह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। ऐसा क्यों था कि इस राज्य के जानवर जितना सोचते थे उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। उसने बाहर भी संत दायरे के जानवर देखे थे, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आदमी के साथ क्या हो रहा था। ये क्यों चिल्ला रहा था? ऐसा क्या हुआ कि यह इतना पागल हो गया? दूसरे राजकुमार को भी यही आश्चर्य हुआ और वह बहुत चक्कर रह गया। तभी उन दोनों ने कुछ देखा। सांप के पेट से एक नुकीली चीज निकली जो खून से सनी तलवार जैसी लग रही थी। तलवार चलती रही और सांप की खाल काटती रही। सांप दर्द से चिल्लाता रहा क्योंकि उसका पेट काटा जा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने अंदर मौजूद दुश्मन को कैसे रोक सकता था? जीशान, तीसरे राजकुमार में होलिंग ने बड़बड़ा हुए अनुमान लगाया कि यह आदमी कौन हो सकता है। जल्द ही उसका अनुमान सही साबित हुआ क्योंकि सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। सांप से खून से लथपथ जीशान बाहर आया जिसकी आंखों की चमक आधे टुकड़ों में कट जाने के बाद चली गई थी। सांप जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ जीशान सांप के सामने खड़ी होकर उसे आलस से देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे फूल मिल गया। दूसरे राजकुमार की हंसी आसपास के वातावरण में गूंज उठी जब उसने फूल तोड़ा और उसे अपने भंडार में रख लिया। वह खुशी से झूमते हुए जीशान के पास वापस आया। अच्छा काम जीशान, तुमने अच्छा किया। उसने जीशान की प्रशंसा की और सांप के शरीर को अपने भंडारण रिंग में रख लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने जानवर को मार डाला। जानवर का शरीर और उसके दांत उसके हैं। तीसरे राजकुमार ने शिकायत की क्योंकि उसने दूसरे राजकुमार की यह घूर चाल देखी थी। चिंता मत करो, मैं ये केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी दुनिया को उच्च रैंकिंग मिले। यदि किसी ने भी फूल नहीं लिया है और मैं इस शरीर के बिना भी प्रथम स्थान पर पहुंच जाता हूं तो मैं इसे तुम दोनों को दे दूंगा। अब हमें और अधिक विलंबित करना बंद करो, चलो जारी रखते हैं। दूसरे राजकुमार ने आलस्य से उत्तर दिया क्योंकि उसने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दूर एक स्थान पर दक्ष जंगल में चल रहा था जब वह अचानक रुक गया। क्या यह मैं स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने वाला हूँ? ऐसा लगता है कि मैं तैयार हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सफलता के लिए तैयार है। अब जब वह तैयार था तो वह एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहता था। मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां मैं सुरक्षित रह सकूं, उसने चारों ओर देखते हुए कहा। जब वह आगे बढ़ने वाला था तो उसे शांति और सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा की आवश्यकता थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां दुश्मन हर जगह थे। वह बस लापरवाह नहीं हो सकता था। मुझे एक छेद बनाना है। उन्होंने कार्य योजना तय की। उसने के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू किया जहां उसने एक अच्छी खासी गुफा बनाई। उसे एक काम करने लायक चीज बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगा। यद्यपि गुफा काफी बड़ी थी फिर भी उसमें छेद केवल एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस छेद को ढक दिया। काम पूरा होने के बाद वह उस गुफा के अंदर टेलीप हो गया जिसे उसने बनाया था। दक्ष को लगा कि सफलता करीब है और वह इंतजार नहीं कर सकता। यह एक बड़ा कदम था और उसके शरीर के अंदर एक आग्रह था जो उसे जल्दी से जल्दी सफलता पाने के लिए कह रहा था। उसने धरती के अंदर एक गुफा बनाने की व्यवस्था की और फिर उसके प्रवेश द्वार को पत्थर से ढक दिया ताकि उसे देखना मुश्किल हो जाए। वह जल्द ही गुफा के अंदर टेलीप हो गया जो उसके लिए पर्याप्त आकार की थी। उसके पास 2 दिन थे और उसे समय समाप्त होने से पहले ही बाहर निकलना था, अन्यथा उसे इस न से बाहर निकाल
दिया जाता और दूसरों से पहले ही खुले में आ जाता। शीर्ष रैंक पाने का मौका खोने की बात तो दूर, उससे एक प्रतिरूप होने के रूप में उजागर होने का भी जोखिम था। गुफा के अंदर टेलीप होने के बाद उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वह अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शिन को बैकअप के रूप में यहाँ रखना चाहता था, लेकिन वह उस मिशन में व्यस्त थी जो उसने उसे दिया था, इसलिए वह उसे बुला नहीं सका। वह केवल भी जुम के साथ रास्ता बना सकता था। जब कोई गुफा में प्रवेश करता, बीच रास्ते से बाहर आना जोखिम भरा था, लेकिन दूसरों के सामने बैठे बैठे शिकार बनने से यह बेहतर था। अब मेरे जीवन की दौड़ तुम्हारे हाथों में है, हर समय सतर्क रहना और जैसे ही तुम किसी को इस गुफा में प्रवेश करते देखो मुझे जगह देना, दक्ष ने जुन से कहा। पुष्टि मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सफलता की प्रक्रिया शुरू की। यह स्थान अद्वितीय क्यूई से भरा हुआ था, जिसे वह अपनी बनाई जा रही दुनिया के आधार के रूप में उपयोग करना चाहता था। बहुत कम लोगों को इस तरह के स्थान पर स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने का अवसर मिला है, जो इस काम के लिए एकदम सही लगता है। इस स्थान पर क्यूई प्रचुर मात्रा में थी और उसने जानबूझकर जमीन में कुछ छोटे छोटे छेद छोड़ दिए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहर से क्यूई का प्रवाह प्रभावित न हो। हालांकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार उसने अपने छिद्रों के साथ साथ अपनी नाक के माध्यम से क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी प्रत्येक सांस प्रकृति में सामंजस्य के साथ पूरी तरह से तालमेल में लग रही थी, क्योंकि उसने अपनी साधना मैनुअल में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग किया था। क्यूई प्रत्येक सांस के साथ बड़ी मात्रा में उसके शरीर में प्रवेश करती थी, लेकिन जैसे ही वह उसके मार्शल स्पेस में पहुंचती थी जहां उसकी मार्शल आत्मा कानून के पौधे और साथ ही हृदय दानव स्थित थे, वह बहुत ही छोटे आकार में संकुचित हो जाती थी। उसका लाल कोर भी लाल हो गया था और क्यूई के आगमन का स्वागत करते हुए और भी अधिक लाल हो रहा था। उसके मार्शल स्पेस के अंदर मौजूद अंतरिक्ष के पौधे भी चमकने लगे, मानो इसे एक सहज प्रक्रिया बनाने में योगदान देने की कोशिश कर रहे हो। आमतौर पर एक साधक अपनी मार्शल आत्मा के एक हिस्से का उपयोग बलिदान के रूप में अपने मार्शल स्पेस में संलग्न स्थान बनाने के लिए करता था, जहां वे अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। कल्टिवेशन मैनुअल के अनुसार उसे भी ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जब उसने स्पेस लॉ में बदलाव और बंद स्पेस में इसके योगदान को देखा तो उसे लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह इस कदम के बिना ही काम चला सकता था और केवल अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल कर सकता था। इस तथ्य के बावजूद कि साधना मैनुअल में लिखे गए पूर्व नियोजित चरणों से अलग हटना जोखिम भरा था, उसने महसूस किया कि यह उसकी मार्शल आत्मा को विभाजित करके जोखिम उठाने से बेहतर था, क्योंकि उसने पहले भी एक बार आत्मा की दुनिया में एक करीबी बनाते समय ऐसा किया था। उनकी पूरी यात्रा असामान्य रही है, इसलिए वे मानक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार उनकी मार्शल स्पिरिट पहले से ही अधूरी थी, वे इसे और अधूरा नहीं बनाना चाहते थे। दक्ष ने बलिदान के रूप में अपनी मार्शल स्पिरिट के एक हिस्से का उपयोग करने के चरण को छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग तीव्र कर रहा था। उसके मार्शल स्पेस के अंदर एक बंद जगह बनाई गई थी जो एक दुनिया के आकार की थी। भले ही वह जगह छोटी थी, लेकिन अंदर से वह किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल थी। यह कई दुनिया को आसानी से समाहित कर सकती थी, क्योंकि इसे अंतरिक्ष के सर्वोच्च नियम का उपयोग करके बना गया था। जिन लोगों ने स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सामान्य तरीकों का पालन किया, उन्होंने अपने मार्शल स्पेस के अंदर एक स्वतंत्र दुनिया बनाई, लेकिन उनकी दुनिया आमतौर पर छोटी थी। दक्ष ने जो सुना था उसके अनुसार दुनिया में एक छोटे से राज्य जितना ही क्षेत्रफल है, जबकि अन्य राज्य उससे भी छोटे हैं। दक्ष की दुनिया एक वास्तविक दुनिया जितनी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि उसने बलिदान के रूप में अपनी विशेष मार्शल आत्मा का उपयोग किया था, लेकिन अंतरिक्ष के सर्वोच्च नियम का उपयोग करने से उसकी दुनिया और भी अधिक व्यापक हो गई। अपने कदम को सफल होते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान करने का कदम छोड़ना न केवल सफल रहा, बल्कि इससे उसे बहुत सारे लाभ भी मिले। क्या होगा अगर मैं भ्रम और अंधकार के नियम का भी उपयोग करूं? एक उच्च श्रेणी का नियम है, जबकि दूसरा अंधकार का सर्वो नियम भी है। यह मेरी दुनिया को और भी बेहतर बना सकता है। अंतरिक्ष कानून के प्रयोग को सफल होते देख दक्ष की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई, क्योंकि उसने अधिक अपरंपर तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आया, ब्रह्मांड में अंधेरा है, मेरा स्थान इतना बड़ा है कि उसमें कई दुनियाएं हो सकती हैं, मैं दुनिया की जगह एक ब्रह्मांड क्यों नहीं बना देता? दो दुनियाएं बनाना संभव लगता है। उसने अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष बनाने का फैसला किया, जिसे वह दो दुनिया बनाने से पहले अंधकार से भरने वाला था। अगर कोई उसके विचारों को सुनता तो वह उसे मनोरोगी या पागल कहता, यहाँ तक कि जुन भी इसे स्वीकार नहीं करता। दुर्भाग्य से जुन बाहर थी, गुफा पर नजर रख रही थी, वह भी दक्ष के विचारों को नहीं सुन सकी। उसे नहीं पता था कि दक्ष क्या पागलपन रच रहा था। जैसा कि उसने पहले ही तय कर लिया था, वह पीछे नहीं हटा। उसका लक्ष्य अपने पूरे वंश को जगाने से पहले जितना संभव हो सके उतना मजबूत होना था, और यह उसे सामान्य से अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका था। जबकि उसने जो स्थान बनाया था वह क्यूई को चूसता रहा, वह उसे अवशोषित कर रहा